गुड आफ्टरनून। बैठिए 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 बैठिए। अरे अरे तो पैर छूने के टाइम पे टोपी जरूर याद से कर देना चाहिए। मिठाई हम खा लिए हैं, मिठाई हम बहुत पहले ही खा लिया है। हाँ हाँ, इसलिए आप लोग के लिए बचाए भी नहीं, हम खा लिए पहले ही, मिठाई खा लिया। देखिए अभी बढ़िया से लाइव में, लाइव वाले जितने लड़के हैं, देखिए ये लाइव ही पढ़े थे। उत्तर प्रदेश के झांसी के है ना, हाँ उत्तर प्रदेश के झांसी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट और यही पटना पटना में ये यहाँ पे इनकी पोस्टिंग वगैरह। अगर अभी से ये कुछ भी नहीं करते हैं तो मतलब आराम से कमिश्नर रैंक पे जाना कोई नहीं रोक सकता है, अगर नॉर्मल अब यहाँ से हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारी भी कोशिश है आप सब लोग इतना मेहनत करिए कि जितना जल्दी सक्सेस होइए। इस उम्र में सक्सेस होना सबसे अच्छा लगता है। समझ में आ गया कि ना आ गया? बाकी बाबू आपका देखिए, इन लोग का मैथ हो तो बहुत अच्छा था, जीएस में इन लोग को दिक्कत था। जीएस वगैरह के लिए क्या है, आप कैसे किए क्या किए, लड़कों लोगों को भी थोड़ा सा बताइए। हाँ लगाइए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कुछ नहीं, मैंने 2016-17 से तैयारी की थी, इंटर होने के जस्ट बाद। उसके बाद ग्रेजुएशन भी चल रहा था और तैयारी भी चल रही थी। तो मैथ वैथ तो ठीक था, मतलब गांव से हैं तो मैथ तो लगभग हर बच्चे का अच्छा ही होता है। गांव में एक ही दिक्कत होती है, या तो इंग्लिश या जीएस। तो जीएस में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती थी। जीएस खोलते थे नींद आती थी, बस जीएस खोला नींद आई। तो जीएस का बहुत बोरिंग लगता था मैं सच बताएं तो। लेकिन फिर ऑनलाइन बैच आया सर का, देखा तो वास्तव में मतलब जो रटने वाली चीज़ें थी उनको प्रैक्टिकली चीज़ों से समझाया सर ने, मतलब मैप टाइप से, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। तो जीएस भी हो गया कंप्लीट। बाकी आज आपके सामने है। और बढ़िया। अभी और आगे जाइए। अभी सुपरिटेंडेंट तो इनको एकदम बहुत जल्दी हो जाएंगे आप 4 साल में। 4 साल के अंदर सुपरिटेंडेंट, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर, वहां तक तो जाना फिक्स है। मतलब ना 1/4 कमिश्नर तक तो एकदम 110% फिक्स है। उसके आगे भी अगर है वो डिपेंड करता है का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, ये सब चीजें मायने रखती है। तो हम भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप भी आइए इस जगह पे और जितना यंग एज में आप सक्सेस होइए। ठीक है, चलिए। बाकी सर के आशीर्वाद से एक नहीं, मैं 4 जॉब छोड़ चुका हूँ। मतलब एसएससी सीएचएसएल 2019 में भी पीए मिला था होम डिस्ट्रिक्ट, वो भी रिजाइन दिया है। एनटीपीसी के थ्रू 2 लेवल में हुआ था, वो भी छोड़ा है। और यूपीएसआई में भी सिलेक्शन हुआ था, हाइट 1 सेंटीमीटर से बाहर हुए थे, वो भी छोड़ा। सब बस सर का आशीर्वाद था और कुछ नहीं। चलिए बढ़िया, थैंक यू सर। अभी और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, एकदम खुश रहिए। हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1 साल 1.5 साल बाद ना देखिएगा आप लोग, सारे लोग बड़े अच्छे पोस्ट पे जाइए आप लोग। जितना भी लड़का तो डिसिप्लिन, अभी वो बोल रहा था बाबू आप कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं इतना आपको फिक्स नहीं है, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। वो लड़का का अभी मतलब 3 साल 3.5 साल के अंदर सुपरिटेंडेंट, उसका अगला प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर, इतना तो फिक्स है। उसके आगे डिपेंड करता है कि बीच में एक आध बार कभी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा, ऐसा ना कुछ करते में पकड़ा जाएंगे तो दिक्कत ना हो जाता है, लेकिन वहां तक तो आपको कोई नहीं रोक सकता था वहां। तो हम लोग को भी खुशी होती है, आप लोगों के साथ भी हम यही देखना चाहते हैं कि जिस तरह से आप आए थे एकदम कच्चा रॉ मटेरियल, औद्योगिक क्रांति के बाद आप लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया प्रोसेसिंग करने के बाद,
तो आप जितना अच्छे पोस्ट पे जाएंगे हमारे लिए उतना ही खुशी रहेगा। बहुत सारे लड़कों को हम देखे, समझाए भी, एक तो को तो हम समझाए, मतलब उसको कभी लाएंगे क्लास में, ओकरा हम गुस्सा लगता था उसके ऊपर, ओकरा हम समझाएं, सबसे पहले हुआ है एसएससी के लिए, हम उसको कहें कि देख तुम पढ़ने में ठीक हो, लड़की थी पढ़ने में, लाइब्रेरी उस समय नया नया खुला था, कब तुम पढ़ने में ठीक हो, तैयारी करो किस चीज की, बीपीएससी की। तो कहें नहीं सर हमारे घर वाला ज्यादा उतना पढ़ने नहीं देगा, कांस्टेबल में जॉब कर ली। हम कहे चल अब तो घर वाले टेंशन फ्री हो गए, अब तो बीपीएससी कर लो। कहे नहीं सर ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, घर वाला उतना पढ़ने देगा कि नहीं। तो फिर दरोगा में हुआ, दरोगा ज्वाइन की। उसके बाद फिर कहेगी रे अब तो कर ले, तो कहेगी हाँ सर एकदम अभी करेंगे। फिर उसके बाद वो डीएसपी ज्वाइन की, जबकि हम उसको पहले डे 1 से करे तो बबनी तुम, लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम था। वो यहां पटना में होम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ी है वो लड़की, कभी मिलाएंगे आप लोगों उससे, समझ आ गया कि नहीं। अब एक्चुअली होता क्या ना कि कई लोगों ना उसके किसी के गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो पर्सनली ले आके बोलना भी ठीक नहीं लगता है कि ये ऐसे है। और इतने लोग भी अजीब टाइप के रहते हैं ना, जो अब संघर्ष करिएगा तो अकेले ही रहिएगा वहां से। अब उसके बाद डीएसपी होगी ना, तो अब कह सर इसमें नहीं ना, अब यूपीएससी वाला ठीक रहेगा। अब उसको लत लग गया है यहाँ पे, ये 4 जॉब छोड़ के आया, 4 जॉब। कौन ये अभी एक्साइज ड्यूटी में है, एक्साइज इंस्पेक्टर में। इसके बाद उनका सीधे होगा सुपरिटेंडेंट, एसपी, सुपरिटेंडेंट जैसे पुलिस हर डिपार्टमेंट का अपना एक सुपरिटेंडेंट होता है, वैसे वो। और हमारा ही हमारा कोचिंग जिस जोन में आता है ना उसी में है। इसमें अगर जांच वोच करना हुआ ना यही आएगा। ड्यूटी होती है, और हम लोग कभी बेईमानी नहीं करते, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। डिपार्टमेंट में हम लोग का एकदम स्मूथ डिपार्टमेंट रहता है। एग्जांपल देते हैं हम लोग, खान सर का भी तो है एकदम, यहाँ एडवांस से दे के रख देता है, रख लो न तो तुम इधर मत आना है। चलिए आगे आप देखते हैं, बार आज हिस्ट्री से स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफी की कुछ चीजें बची हैं, उसको खत्म करने के बाद आज आपको क्या करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, आंख ऐसे कान खजुआओ, कहता कहीं का साउंड नहीं आ रहा है इन लोग का। चलिए देखते हैं हम लोग बिहार में आपदा बाढ़ वगैरह, ये तो निबंध के चीज में ज्यादा आएगा बाढ़ के लिए, इसको आपको मेंस में अलग से भी आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा यहाँ पे मेंस में। चलिए बाढ़ देखते हैं। बाढ़ क्या चीज है, प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में आता है बाढ़। बिहार का 2/3 जिला क्या होता है, 2/3 क्षेत्रफल बाढ़ से डूबा रहता है। 8 जिले कंप्लीटली प्रभावित होते हैं, कंप्लीटली 8 जिला चला जाता है। एक मोतिहारी रक्सौल का एरिया जो जाता है इधर गंडक का, और बाकी कोसी का। बिहार में सबसे ज्यादा बांध कोसी से ज्यादा बाढ़ गंगा लाती है, लेकिन गंगा के बाढ़ में ना क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से खतरनाक रूप नहीं लेती है, जबकि कोसी में कटान ज्यादा होता है। और बाढ़ किस में ज्यादा आता है, गंगा, और कटान ज्यादा किस में होता है, कोसी विकराल रूप से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फैल जाती है। और हमारे यहाँ बाढ़ को कंट्रोल करने, देखिए भैया हम लोग यहाँ बाढ़ ना कंट्रोल कर पा रहे, दुबई से पूरा समुद्र में शहर बसा दिया, नदी का पानी ना फेंक पा रहे हैं लोग, काज ने क्या करेगा सभी सब। एक मिनट बाबू, दो तिहाई एरिया किसमें हो जाता है, बाढ़। कितने जिले कंप्लीटली डूब जाए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, बिहार। राष्ट्रीय आपदा घोषित हो गया बिहार और आसाम का, पूरी तरह डूब जाते हैं यहाँ पे। देश में कुल बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का कितना प्रतिशत बिहार, टोटल पूरे भारत के जितने परसेंट पे बाढ़ आता है उसके 16% पे अकेले बाढ़ कहां जाता है, बिहार। कहां पे, बिहार। बाकी 84% में 28 राज्य, बाकी के 27 राज्य को हटाते रहिए। बिहार का जो टोटल एरिया है उसका 2/3 एरिया किससे प्रभावित होता है, बाढ़। 8 जिले में तो कनेक्टिविटी तक क्या हो जाती है, टूट जाती है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित
सबसे बड़ा कौन सा है? नद, गंगा नद, जबकि कोसी नदी का दूसरा स्थान है। लेकिन सबसे ज्यादा कटाव कौन करती है? रास्ता बदलती है कोसी। नेपाल में इसे सप्त कोसी, नेपाल में इसे सप्त को। कटिहार जिला के कुर्सेला में आके किससे मिल जाती है? गंगा से। कोसी के अतिरिक्त गंडक, गंडक किस एरिया में? आपका चंपारण। कौन सी पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़ी। भैंसा लोटन स्थान। कौन सा बांध? त्रिवेणी बांध। कौन सी पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़। सब बता दिए। कौन सा वाला? कोयला या पेट्रोलियम? पेट्रोलियम। कौन सा? पेट्रोल। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में वाल्मीकि। वन्य जीव अभ्यारण्य में उदयपुर, वन्य जीव में उदयपुर। आगे बढ़ जाना। फसल के मामले में गन्ना, फसल के मामले में गन्ना। तो कोसी के कौन कौन नदी लाती है? गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा। इससे सूरी सब जाके गंगा में मिल जाती हैं। और गंगा का जलस्तर क्या हो जाता है? उठ जाता। बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है नदियों में पहले से जमा हुआ गाद। गाद मतलब कचरा, गाद मतलब कचरा। राज्य में उत्तर क्षेत्र में मतलब बिहार के उत्तरी भाग ही आपका बाढ़ से ग्रसित रहता है। दक्षिण बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं है, क्योंकि दक्षिण बिहार में जो नदियां आती है वो झारखंड के क्षेत्र से आती हैं। वो मौसमी नदियां, उनमें पानी उतना नहीं पाया जाता है। आगे बढ़े तो उत्तर बिहार का कितना एरिया? 21 लाख हेक्टेयर। कितना एरिया? 31 लाख हेक्टेयर। क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है। 31 लाख हेक्टेयर जमीन क्या हो जाता है? जलमग्न। याद रहेगा कितने एरिया बाढ़ से? 2/3। भारत के कुल बाढ़ ग्रस्त का कितना? सबसे ज्यादा कौन नदी बाढ़ लाई? गंगा के बाद सबसे ज्यादा मार्ग बदलेगी। कितना एरिया? 21 लाख हेक्टेयर। कितना? 21 लाख हेक्टेयर। केंद्रीय बिहार के जिलों में जैसे पटना, नालंदा, ये जो गंगा से सटे वाले हैं वो किससे प्रभावित रहते हैं? बाढ़ से। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में, मतलब जो यहाँ बाढ़ नियंत्रण के लिए कहाँ मुख्यालय बना है? पटना। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? फुलवारी। बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट फुलवारी। दोनों पटने में। फुलवारी यहां से कितना किलोमीटर है सर? अरे बगले में तो सटले, पता नहीं चलेगा फुलवारी आ जाएगा। तो आगे बढ़े तो स्टेशन में फुलवारी रेल एयरपोर्ट जो है फुलवारी में, तो एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है? फुलवारी। आगे बढ़े एयरपोर्ट का जो दीवार है ना और फुलवारी रेलवे स्टेशन का दीवार, दोनों सटले। दीवार टूटेगा तो झांकिए, उधर ट्रेनों पे खड़ा रहेंगे ना तो जहाजिया दिखती है। अरे कौन लो जहाज, अरे रे रे रे, कोई को भैकूम मार देता है तो जहाज देख लग चक्कर। आगे बढ़ जाए। मानसून की अनिश्चितता। हमारे यहां मानसून कब आएगा इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। तो मानसून की क्या रहती है? अनिश्चितता रहता है। तथा सिंचाई, इसके कारण में हम लोग सूखाग्रस्त में भी आ जाते हैं। देखिए बाढ़ तो चौपट कर भी किया, उत्तर बिहार को कौन चौपट कर दिया? उत्तर बिहार को बाढ़, और दक्षिण बिहार को, और आप लोग को लाल पीला हरा। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का सबको चौपट कौन किया? लाल पीला हरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सबको कौन चौपट किया? अपने से चौपट हो गई। आगे बढ़े। ये ऊपर वाला एरिया किससे ग्रसित है? बाढ़। इसमें ज्यादातर ऊपर वाला ही एरिया है, और नहीं तो गंगा के जो तटीय मैदानी एरिया है वो, और नीचे का एरिया देखेंगे तो सूखा। किससे हो जाता है? सूखा। मानसून के आने की कोई निश्चित अवधि नहीं है, और न ही सिंचाई की कोई पर्याप्त व्यवस्था है। इस वजह से दक्षिण बिहार किसमें डूब जाता है? सूखा से। बिहार राज्य का लगभग 20% भाग किससे है? सूखा। ले यहाँ 2/3 लगभग 66% किसमें चल गया? बाढ़। 2/3 का मतलब 66, लगभग 66, तो 66% क्या हो गया? बाढ़। और 20% 86 ले गया यहां। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपदाओं से बिहार घिरा हुआ है। सूखा कितना प्रतिशत है? 20% सूखा है। अगर नदियों को जोड़ दिया जाए इधर से इधर तो आराम से चीजें जा सकती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन सरकार क्या सोचती है? नदियों को एक के बार जोड़ना, कबो ना जुड़ेगा, उतना पैसा नहीं। नदियों को एक जगह ले आके रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, बड़ा एरिया में, बड़ा सा, एक 2-4 गांव, मतलब कम से कम 50-60 को गांव खाली करा के। जो बाढ़ में हमेशा डूबता है वहां कोई घरों नहीं बनाता है, जमीनों सरकार को क्या मिल जाएगी? सस्ता।
डूबले रहता है। और वो एरिया को चारों ओर मोटका वॉल बना के और उसमें इकट्ठा रखो, और उसके बाद जब वहां प्रेशर हो जाएगा तो पाइप लगा के कहीं भेज दो, मोटका साइज का पाइप वहां पे। लेकिन ना सीधे नदिए ले जाएंगे। हाँ। अपने को शंकर जी का दूत समझते हैं, जिन्ने मन उन्हें मोड़ देंगे धारा। अजब हाल है यहाँ पे। खैर पैसों तो नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। बिहार गंगा के दक्षिणी भाग स्थित पठारी भाग किससे समस्या रहता है? सूखा से। प्रमुख सूखा क्षेत्र में कौन आएगा? जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, रोहतास। तो इसमें याद कौन चीज करना है? सब नीचे वाला जिला। इस एरिया में तो पानियों भाग जाता है, कभी कभी वाटर लेवल क्या हो जाएगा? भाग जाता है। यहाँ पे कई जगह सरकार ने यूकलिप्टस के पेड़ पर रोक लगा दिया, कुल पानी सोख ले गया था वहां पे। यूकलिप्टस का पानी बहुत ज्यादा सोखता है, अब पूरा का पूरा क्या हो जाता है? सोख के दिक्कत कर देता है, वहां पे सिंचाई वगैरह में दिक्कत होती है। सूखे को नियंत्रित करने के लिए 1973 में, याद रखिएगा ये डेट पूछेगा, 1973 में क्या बनाया गया? DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP कब बनाया गया? 1973। कितना प्रतिशत सूखा? कितना भाग बाढ़ग्रस्त? 2/3। भारत के कुल बाढ़ का कितना बता? 16%। कितना परसेंट? 16। बिहार में कितना प्रतिशत पर सूखा? 20। बताइए लैंड मैनेजमेंट कहां पर है? फुलवारी। और बिहार बाढ़ कंट्रोल के लिए, बाढ़ कंट्रोल के लिए ड्रॉट प्रोन एरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम कहां चल रहा है? 1973। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973। सूखा याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत नहीं? नीचे वाला एरिया ही सूखा। भूकंप जोन किसमें? भूकंप आपदा वगैरह से आएगा। हिमालय के, देखिए हिमालय पर्वत है, नवीन पर्वत है। पर्वत को हम गिरी बोलते हैं। क्या कहेंगे? गिरी। पद मतलब निचला हिस्सा, गिरिपद। हिमालय का निचला भाग क्या कहलाएगा? गिरिपद। तो हिमालय के गिरिपद क्षेत्र के कारण भारत तथा बिहार में क्या आते हैं? सब भूकंप आते हैं। हिमालय हिलेगा, नेपाल को हिलाएगा, साथ साथ कौन उड़ जाएगा? भारत में। तो ये भूकंपीय क्षेत्र में आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिहार के भूकंपीय क्षेत्र में अगर देखेंगे तो देखिए बिहार जो भूकंप को जो जोन बांटा जाता है वो 1 से लेकर 5 जोन तक बांटा जाता है। कितना है? 1 से लेकर। अभी वर्तमान में भूकंप जोन 1 को खत्म कर दिया गया, क्योंकि एक जोन 1 में जो भूकंप आता है पता ही नहीं चलता। जैसे इस हमारे आप लोग को पता चला इतने भूकंप 1 रहता है, बोरा वोरा पटकिएगा तो जोन 1 में आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उतना तो कोनो मोटा आदमी बैठ जाता है तो हिला देता है, नहीं जी? हाँ नहीं, बढ़िया है। खाए पिए घर का है कि नहीं? बहुत बड़का खेतिहर है। खेत होता है कि नहीं जी? हाँ बढ़िया है खेत। अब बिहार के लोग खेती ना करे तो मुख्य रूप से वही है। तो बताइए कौन सा जोन समाप्त हो गया? 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 में तनी मनी हिलाता था, 2 में क्या होता था? थोड़ा मोड़ा हिला देता था। तो 1 नंबर तो क्या हो गया? खत्म है। 2 नंबर थोड़ा बहुत हिलाता था। तो हमारे यहाँ 2 में नहीं आता है, लेकिन 1 नंबर का झटका बहुत ही कम था, तो इसको तो खत्म ही कर दिया गया। बिहार कहां से चालू होता है? 3, 4, 5। सबसे भयंकर जो होता है 5 नंबर, सबसे भयंकर 5। तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, हिमालय से ही भूकंप आता है। तो जो इससे सटे एरिया रहेंगे 5, जो हिमालय से सटा है, जो बीच में है 4, नीचे है 3, 2, 1 तो इतना कम रहता है कि भूकंप में गिनती नहीं होता है। 1 और 2 का तो गिनती नहीं होती। 1 को तो सरकार ने ही कहा गिनबे मत करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो अपने से सोचिए, कह रहा है कि बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, ये सब नीचे का एरिया है सब कि नहीं? इससे किस में आते हैं सब? भूकंप 3 कम भूकंप आएगा। थोड़ा इससे ऊपर बढ़ेंगे, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, पटना समेत 13, ये बीच वाला किस में आते हैं? 4 नंबर। अब एकदम शॉर्ट जी ऊपर 5, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये सब ऊपर के जिले हैं। कितना नंबर में? 5, 3, 4, 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे खतरनाक कौन सा होता है? 5। तो बिहार में कुल कितने भूकंपीय जोन? 3। कहां से स्टार्ट करेंगे? 3, 4, 5, याद रहेगा। सबसे खतरनाक जोन 5 उत्तर बिहार के ऊपरी भाग में,
मध्य बिहार में 4, दक्षिण बिहार में हो गया कि नहीं हो गया? टोटल कितने जोन होते हैं? टोटल जोन 5, बिहार में कैटो 3, खत्म हो गया भूकंप। अभी तो आते रहता है कभी कभी, जैसे सबसे भयानक आया था ना 15 में, मतलब निकट भविष्य में 15 में आया था, लांबा जूम था नेपाल में, समझ में आ गया कि नहीं? कई को लड़का उस टाइम से यहाँ है सब, वो 1 महीना तो जो भूकंप था ना उस समय से कई को लड़का है सब अभी तक यहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, बहुत दिन से है सब लड़का यहाँ पे। इसके लिए आप उन लड़कों को आधा जिम्मेदार कर सकते हैं, बाकी सिस्टम को आधा जिम्मेदारी दे सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्या? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे केंद्र सरकार आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, और राज्य सरकार एसडीआरएफ, एसडीआरएफ। समझ में आ गया? जैसे आप सीआरपीएफ में रहेंगे, बीएसएफ में रहेंगे, तो उसमें से 2-4 साल उठा के लिए कहां भेज देगा? एनडीआरएफ, जाइए वहां भी ड्यूटी करके आइए, अच्छा बात है। वरना फौज वालों को उठा, फौज से भी भेज देता है कि आप जाके कहां रख के आइए, 2 साल एनडीआरएफ में से आइए, तो अच्छा रहता है ना, सीआरपीएफ वगैरह से भेज देता है। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट से किस में भेज देता है? एसडीआर, बीएमपी से एसडीआरएफ, रिजर्व पुलिस से एसडीआरएफ, ताकि वहां 2 साल ड्यूटी करके आइए। तो नहीं देखते बाढ़ों में नारंगी कपड़ा पहन के घूमते रहता है, बहुत काम करता है। पटना में बाढ़ आ गया था 2019 में, हाँ, लॉकडाउन से जस्ट पहले 2019 में बाढ़ आ गया था। हाँ, पटना में बाढ़ आ गया था। हमारा गाड़ी के ऊपर नाव लगी थी, हमारी गाड़ी लगी थी नीचे, डूब गई, और उसके ऊपर नाव लगी थी। हम कहे तनी दूर लगाइए, नीचे वाला पंखिया नाचेगा तो पंखियों टूटेगा, हमारा गाड़ियों टूट देगा। तो वो सब दूर किया था, बाढ़ आ गया था, हेलीकॉप्टर से खाना दे रहा था, समझ में आ गया? नहीं आ गया? और हमरा तो खाना बनाने उन्होंने कुछ अइबो नहीं करता है, गिरा गए थे हम उसमें, मैगी बनाए, सोच रहा काला हो गया चमनप्राश, समझ में नहीं आ रहा मैगी है कि चमनप्राश, खींचना पड़ा, चल छोड़, तो खाएंगे तो खाएंगे, तुम कितना नौटंकी करे यार, निकाल, पता नहीं कैसे काला हो गया था। अरे 2 सीटी मारना था, 2 सीटी मारे हम। अरे हमको खाना बनाने आता नहीं था, बाढ़ में लाइट कट गई थी, मोबाइल चार्ज हो रही था, समझ में आ गया कि नहीं? कहां से चार्ज में लगाएंगे, पूछे किससे? तो बस ऐसे सुने थे कि 2 सीटी 2 सीटी। अरे नहीं, मैगी को कुकर में नहीं बजाया जाता। अब हुआ क्या कि हमको फोन कट गया था, हम पूछे किससे? अरे देखो, अरे गधा, मोबाइल चार्ज रहना चाहिए ना सब। अब किससे आदमी पूछेगा वहां पे? तो रखे थे, हमारा कुकर था बड़ा साइज का, उसमें मैगिया भुला गया, और सीटी तो दिया आधा घंटा रद्द हो गया उसमें। आज तक वो कुकर गंदा है। छोड़ा नहीं था उसको, हमको लगा कुकर का नसीब से ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बाढ़ वगैरह के रिस्पॉन्ड में काम आते हैं सब। आगे बढ़ जाएं। देखिए 6 नवंबर 2007 को बिहार सरकार आपदा प्रबंधन अधिकरण मतलब प्राधिकरण की स्थापना किया गया। ये प्राधिकरण मतलब होता है अथॉरिटी। बिहार सरकार के स्टेट डिजास्टर के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई थी वो कब बनाई गई? 2007 में। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी अथॉरिटी कब बनाई गई? 2007। याद रहेगा ना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकतम कितने सदस्य के नहीं? ये उतना नहीं पूछेगा। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप मतलब कम से कम आपदा से जोखिम आए इसके लिए एक रोड मैप बनाना है कि बाढ़ कम से कम आए, सूखा कम से कम आए, चक्रवात को तो नहीं रोक सकते, एटलीस्ट बाढ़ वगैरह चीजों को तो कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए रिपोर्ट बनाने के लिए क्या गया 2015 में सेंडाई यानी जापान में, होंडाई आए, कई अलग अलग शहर होते हैं जापान के। तो जापान के सहयोग से तीसरे विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें भारत की भागीदारी भी रही। इस सम्मेलन के बाद क्या जारी किया गया? रोड मैप। आपदा को सबसे अच्छा दुनिया में अगर किसी ने कंट्रोल किया तो जापान, और भारत में सबसे अच्छा कंट्रोल किया तो उड़ीसा। भारत में सबसे अच्छा उड़ीसा में कितना बड़ा चक्रवात आता है, 1 घंटा के अंदर वो लोग ट्रैफिक खोल देते हैं। सबको पता रहता है 1 घंटे के अंदर क्या कर देते हैं? ट्रैफिक को खोल देते हैं। उन्होंने अब अपने यहाँ सड़कों का निर्माण भी किया है ना, तो वृक्ष को ऐसा लगाया है कि पेड़वा गिरे तो सड़किया तक पहुंच ही ना पाए। धीरे 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 पोल, बिजली का तार वगैरह भी हम लोग यहाँ क्या है, सड़क खत्म हुआ तुरंत लगा देता है।
उन लोग ने उसी तरह बेहतरीन ढंग से क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। धीरे धीरे इतना ना वो लोग प्रकृति का मार झेले हैं कि सीख गए हैं वहां पे। तो बताइए दुनिया में सबसे अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट किसका है? जापान। किसका है? और भारत में सबसे अच्छा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बिहार रोड मैप जारी करने वाला कौन सा राज्य था? पहला राज्य कौन था? बिहार। आगे बढ़े। इस फ्रेमवर्क में 10 प्रतिबद्धता का निर्धारण, मतलब 10 चीजों को उन्होंने निर्धारित किया कि हमें ये चीजों को कर लेना चाहिए। जैसे 7 निश्चय योजना है ना, वैसे 10 चीजों को शामिल किया गया था कि आपदा प्रबंधन को कैसे होगा। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत नहीं? बताइए आपदा प्रबंधन रोड मैप जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? कौन सा राज्य था? बिहार राज्य था। आगे बढ़े। अब ये परिवहन लास्ट चैप्टर है, परिवहन देख लेते हैं, फिर स्पेसिफिक बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार का हिस्ट्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बिहार की हिस्ट्री आगे देखते हैं। 2021 में बिहार परिवहन तथा दूरसंचार के क्षेत्र में राज्य की सकल घरेलू मूल्यवर्धन कितना था? 11% योगदान था, जबकि एक दशक पूर्व यह कितना था? तो बिहार में परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र में बिहार की जीडीपी में कितना योगदान है? मतलब उसका एक तरह का ये जीडीपी है, इसको समझने, जीडीपी नहीं समझेंगे लेकिन ये ग्रोथ मूल्यवर्धन है, मतलब कितना इंक्रीजमेंट हुआ था, कितना परसेंट का है? 11%। पथ परिवहन क्षेत्र में 10 सालों में बिहार में कितने प्रतिशत की वृद्धि देगी? जो देश में सर्वाधिक है। किसमें? देश में सर्वाधिक। तो भारत में सर्वाधिक पथ में वृद्धि कहां देखने को मिली? बिहार में। सड़कें नहीं था पहले, बिहार में सड़क की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। आज भी बिहार में औसत स्पीड 25 की है। समझ में आ गया? बिहार में सर्वाधिक बढ़ोतरी वायु परिवहन के क्षेत्र में हुई है, कितना प्रतिशत? 24%। परिवहन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसमें? और सड़क के क्षेत्र में? सड़क परिवहन में, वायु परिवहन, याद रहेगा ना? इसमें वायु परिवहन में भी अभी देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में दरभंगा एयरपोर्ट खोल दिया गया। खैर अभी उसको उतना अच्छा से ऑपरेशनल चालू नहीं हुआ है, पहले बहुत अच्छा से चालू हुआ था, लेकिन अभी मैनेजमेंट रख रखाव की कमी की वजह से बहुत सारी फ्लाइटें वहां की क्या है, डिले चल रही हैं वहां से, या उन फ्लाइटों को कन्वर्ट किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट सालाना लगभग 25 से 30 लाख पैसेंजर को हैंडल करता है सालाना, पटना एयरपोर्ट। जबकि एप्रेन में उसके केवल 6 जहाजें खड़ी हो सकती है। जहाजें जहां खड़ी होती है ना उसको एप्रेन बोलते हैं। उसमें कितनी जहाज खड़ी हो सकती? 6। उसके बाद आपको ऊपर चक्कर लगाने लगेगा। 6 को जहाज उतर गई ना तो उतरने लगे। जबकि दिल्ली एयरपोर्ट में 250 से ज्यादा है, 250 जहाज खड़ी रहेगी, तब वो कहेगा 100 को और भेज दो। समझ में आ गया कि नहीं? 4 तो रनवे है, 3 चालू हो गया, 1 चालू होने वाला। हमारे यहाँ एक को अच्छा रनवे नहीं है। हमारे यहाँ रनवे कम से कम होना चाहिए 9000 है, 7000 में से भी 200 कम में है पटना। इस वजह से भी, उसके बावजूद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें देखी गई है? अब वायु परिवहन में इतना है कि अगर आप 24 घंटा पहले पटना एयरपोर्ट से कहीं का फ्लाइट लेंगे तो हो सकता है कि नहीं मिले आपको, इतना ज्यादा कंजम्पशन है। जिसके रीजन भी है, यहाँ छोटी जहाजें ही आती हैं। बोइंग 737 आएगी या फिर एयरबस A320। थोड़ा सा बड़ी जहाज करेगा एयरबस A321, उतरिए नहीं पाएगी, चल जाएगी चिड़ियाघर में। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? सड़क परिवहन। पहले क्या देखेंगे? सड़क। अब पास से हमको दिखबे नहीं कर रहा है। बिहार हमको नहीं दिख रहा है कि हमारा आँखियां खराब हो गया जी। चमकने लगता है यहाँ पे। बिहार में पक्की सड़कों की कुल लंबाई लगभग कितना है? 1.6 लाख 1.6 लाख किलोमीटर, 1,64,000 किलोमीटर। देश में कितने नंबर पे? 10वां। बिहार सड़कों की लंबाई के आधार पर 10वां। सड़कों की कुल लंबाई, छोटा बड़ा सब सड़क मिला के, पक्की सड़क है ना, पक्की सड़क कितना है? 1.6 लाख। कुल सड़कों की लंबाई 2.9 लाख किलोमीटर। बिहार में कितने नंबर पे? 8वें नंबर। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का भारत में चौथा स्थान है, 3रा। सबसे ज्यादा घनत्व केरला, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद बिहार। यहाँ सड़कें कच्ची पक्की मायने नहीं रखती। सड़क है ना, कैसे चढ़ा दो, खड़ंजा लेके गांव में घुसा दो, कोनो गली मोहल्ला तक। ईंटा बिछाएगा ठेकेदार, मसाला गायब, सड़क बन के रेडी। आगे बढ़े, कितने नंबर पे आते हैं हम लोग? 3 नंबर पे। आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़े तो बताइए, भारत में पक्की सड़कों के मामले में हम कितने नंबर पे? कुल सड़कों की लंबाई के आधार पर, हाँ 8वां। कुल सड़कों के आधार पर 8वां। सड़क घनत्व के आधार पर 30। बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्ग यानी जो नेशनल हाईवे है, क्या है? नेशनल हाईवे, इसका घनत्व कितना है? 58 किलोमीटर प्रति 1000 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो पूरे विश्व भारत में कितना नंबर पे? तो नेशनल हाईवे के मामले में भी तीसरा, और घनत्व में भी तीसरा। और नेशनल हाईवे के मामले में किसी को कोई दिक्कत नहीं? सड़क घनत्व के मामले में बिहार कितने नंबर पे? और नेशनल हाईवे के घनत्व के मामले में भी तीसरा। इसमें सभी सड़कें आ जाएंगी, और इसमें केवल किसको नहीं आएगी? केंद्र सरकार की। किसकी आएगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की सड़कें भी होती हैं राज्य सरकार की। केंद्र सरकार की सड़कें लंबी दूरी तक जाती है। पिछले 5 वर्षों में 16 से लेके 21 के बीच बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की कुल लंबाई में कितना वृद्धि है? 1326 किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। किस चीज में देखा गया है? नेशनल हाईवे में। किसमें? नेशनल हाईवे। बताइए तो सड़क की लंबाई, पक्की सड़कों के लंबाई के मामले में 10वां। कुल सड़क के मामले में सड़क घनत्व, नेशनल हाईवे का घनत्व कितनी वृद्धि? नेशनल हाईवे में 13,026 किलोमीटर। 1326, 13,000 में तो बिहार हिल जाएगा जी। 1326 किलो। सबसे ज्यादा वृद्धि समस्तीपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण। सड़क वृद्धि किस जिले में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा समस्तीपुर। पटना या राजधानी के आसपास रहेंगे ना तो सड़कों का विकास ज्यादा होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी उस हिसाब से अच्छी रहनी चाहिए। अभी हाल ही में आपका एक तो सड़क खोल दिया गया ना, बक्सर वाला, पटना बक्सर, लेकिन बस वही है, कोइलवर पुल तक पूरा जाम लगा रहता है। उसके बाद पूरा 4 लेन खुल गया। अभी बिहार में एक सड़क बन रहा है हाजीपुर से छपरा 4 लेन, 19 वो एक 12 साल से बन रहा है। 70 किलोमीटर लंबाई है। 70 किलोमीटर लंबाई कितना साल में? 12 साल। हाँ नहीं, कौन वाला? अरे वो तो गंगा पथ है, वो मरीन ड्राइव गंगा पथ। जोंची बनेगा तो ना आप नहीं समझ जाइएगा। ये दिमाग लगा रही है, बहुत दिन से देख रहे हैं उसको बनिए रहा, यही वाला तो नहीं है सड़क। वो दूर है, हाजीपुर से छपरा 4 लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप में से कोई छपरा के हैं? आप लोग को आने में बड़ी दिक्कत होता है। छपरा यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, 3 घंटा लगता है। 84 किलोमीटर तो 4 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 4 से 5 घंटा। और सड़किया बना है। एक बार हम छठ में घर जा रहे थे, उसी सड़किया पे गए, सड़क बहुत अच्छा था। हम कहीं ड्राइवर को जाए, निकल हम चलाते हैं, बढ़िया से चला गया। अगवा एकदम खाली था, और हम लगभग 8-9 किलोमीटर गए होंगे अंदर। हम गए कैसे, हमको लगता है सब लोग छठ में घर चले गए। पूरी सड़क खाली है, दम आगे एकदम ले गए, यहाँ पे आगे एकदम कुछ नहीं, एकदम ऐसे सड़क वहां खाली था। गाड़ी रोक के देखे कि इधर से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, वापस मुड़ा के ले गए थे। आप एक सड़क बनाने में हालत खराब हो जाती है। सबसे पूरी दुनिया का सबसे डीले प्रोजेक्ट है NH-19, पूरे पृथ्वी का सबसे। अरे कौन कंपनी, कौन NH-19 पूछिए, देखिएगा रद्द हो गया जब तक बन। हाँ वो मेन रूट है, वो भी बहुत अच्छा खासा टाइम लग गया वहां पे। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ वो तो बन के उद्घाटन भी हो गया वहां। कोने बॉर्डर के पास? कौन हर एक बॉर्डर? अरे वो अलग सड़क BRO बना रही है, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, बॉर्डर वाली सड़क। आगे बढ़े, बताइए कितने किलोमीटर की वृद्धि देखी गई? सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य जिला में? राष्ट्रीय उच्च मार्ग की सर्वाधिक लंबाई। अरे ऐसे उल्टा लिख दिया जी, ऐसे शिवार। अगला देखिए, बिहार में NH की कुल लंबाई कितनी है? 4595। ये क्वेश्चन पूछेगा
टोटल लंबाई कितनी है 4595। इसको ऐसे कर लीजिएगा जी, सीवर हो जाएगा। और यहाँ पे वृद्धि कितने देखने को मिली है? वृद्धि के बाद हो कितना गया 4595, वृद्धि कितना 1326, वर्तमान में हो कितना गया 4595, कितना हो गया 45। सड़कों की लंबाई के आधार पर हम कितने नंबर पर? तीसरा। आठवां, पक्की सड़कों के आधार पर 10वां। सड़कों का घनत्व तीसरा। एनएच का घनत्व सर्व। इस साल कितनी वृद्धि देखी गई? कितनी लंबाई सड़कों की हो गई? 4595, 4500। आगे बढ़े। ये सब किसी खास चीज का नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। राज्य उच्च मार्ग की सर्वाधिक लंबाई कितनी किसमें है? पटना। मतलब राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सड़कों में सबसे ज्यादा कहां पे है? पटना। यहाँ बहुत सारी सड़कें बन रही हैं अगल बगल में, तो राजधानी है इसलिए बन रहा है। बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राजमार्ग NH 31, समझिए ध्यान से। NH 31 से अभी देखेंगे लोग सारे हाईवे को। बिहार में ना एक ऊपर से हाईवे जाता है यहाँ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो इंडिया गवर्नमेंट का है, बिहार का नहीं है। उसकी लंबाई यहाँ पे सबसे ज्यादा आ जाती है, लेकिन वो अपने आप में एक सड़क नहीं है, वो एक सड़क का हिस्सा है। किस सड़क का हिस्सा है? नॉर्थ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। किसका हिस्सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा का। देखिए देखिए, ये पूरा पश्चिम गलियारा है। ये कहां से जाता है? सिलचर से लेके पोरबंदर, सिलचर से लेके पोरबंदर। अब ये बिहार के ऊपर से भी गुजरता है, तो इसको ये सड़क सबसे लंबी है, सबसे लंबी यही वाला है। लेकिन ये अलग से कोई सड़क थोड़ी है, ये तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम गलियारा का क्या है? हिस्सा है। तो वही कहता है कि बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राजमार्ग जो है वो NH 27 है। लेकिन ये NH 27 किसका हिस्सा है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। समझ में गया? इसको अगर नहीं लेंगे तो कौन सा आएगा? NH 31। किसमें आएगा? NH 31। नॉर्थ ईस्ट का अगर नहीं लेंगे तो किसमें आएगा? NH 31। NH 31 कहां से जा रहा है? देखिए ध्यान से, नवादा, बिहार शरीफ, मोकामा, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नीचे से लेके एकदम कोना तक जा रहा है। यहां से नवादा से स्टार्ट करके ऐसे ये NH 31। तो सबसे लंबी हाईवे NH 31। लेकिन NH 31 से भी लंबी कौन है? NH 27। लेकिन NH 27 अपने आप में केवल बिहार के लिए नहीं है, वो पूरब पश्चिम गलियारा का एक भाग है। बिहार की सबसे लंबी सड़क ओवरऑल में NH 27। NH 27 नहीं है तो NH 31। NH 31 नवादा से कहां तक? किशनगढ़। नवादा से किशनगढ़, नवादा से लेके किशनगढ़ तक आगे बढ़े। और NH 27 किसका भाग है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आगे बढ़े। बिहार की सबसे छोटी राजमार्ग NH 727 है, 4.5 किलोमीटर। झारखंड से आती है साहिबगंज से, अब पार करके कहां चली जाती है? बिहार में। कितने किलोमीटर है? 4.5। उस साइड में झारखंड का साहिबगंज है, इस साइड में थोड़ा सा बॉर्डर को क्या करती है? बस टच करती है। तो सबसे छोटी हाईवे 227, 727, सबसे बड़ा 27, सबसे छोटा 7। केवल बिहार में है जो सबसे बड़ा 31, बिहार में है सबसे बड़ा है 1। याद रहेगा। देश में महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज में हम लोग में केवल एक हिस्सा आता है स्वर्णिम चतुर्भुज का, जो जाता है मोहनिया, औरंगाबाद, डोभी, सासाराम से भी जाता है जी। अरे मोहनिया गया तो सासाराम तो जाइए करेगा, मोहनिया गया तो कहां जाएगा? सासाराम। चलिए देख लेते हैं इसको भी। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या किया गया? 4 बड़े हाईवे को आपस में जोड़ा गया। NH 8 जो मुंबई तक आती थी, NH 4 जो चेन्नई तक जाती थी, NH 5 जो कोलकाता तक जाती थी, NH 2 जो दिल्ली तक जाती थी। ये चारों को जब जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज।
स्वर्णिम चतुर्भुज से ही सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। इस पर जाइएगा तो ट्रकों की लाइन लगी रहेगी, ट्रक के बीच में आप डर लगेगा, इतना ट्रक रहेगी। NH8 पे अगर आप चले गए ना, इस पे इतना ट्रक मिलेगा, इतना ट्रक जिसका कोई हद नहीं, पूरा भयानक ट्रक। और उसमें कोनो ट्रक वाले को नींद आएगा तो कचारो चाहे दूसरों को कचारेगा, वहां पे डेली एगो एक्सीडेंट में। इतना भयानक ये मतलब इस सड़क का कंजम्पशन हो गया है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है कि 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक नया बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। क्या बनाया है? दिल्ली मुंबई, समझ गया? हाँ, बुलेट ट्रेन। अभी बुलेट ट्रेन एक जगह तो चले, पहले पूरे भारत में बाद में चलाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन किसे ज्यादा जरूरी है, ये ट्रेन को टाइम से कर दे। नहीं समझ में आया? अरे बुलेट ट्रेन सरकार को छोट मोट काम है। बुलेट ट्रेन बनाना है, रिलायंस को दे दे, टाटा को दे दे, बना के रख देगा अब, और उसी को दे दीजिए, अपना किराया डिसाइड करे। तो क्या होगा ना, अमीर लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये राजधानी शताब्दी वगैरह है, सरकार इधर से हाथ कीजिए तो इस पे अपने नॉर्मल लोगों की ट्रेनें चलेगी। हम लोग का पैसेंजर जाती है आगे, राजधानी है तो रोक दिया, हाँ नीचे जाएगी, धर 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 लोग दिखे, ओही बाप रे चल गिलो। अरे सब उसी पे चला रहा है। मालगाड़ी के लिए अलग ट्रेनें पटरी बिछा दी गई हैं, मालगाड़ी की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो मालगाड़ी का अलग कर दे। अमीर वाले के लिए बुलेट ट्रेन प्राइवेट वाले को दे दे, तुम अपना रखो। फ्लाइट की टिकट जो होती है ना, जितना बिकेगा उतना महंगा होगा। पहला टिकट अगर दिल्ली से पटना का करते हैं तो आता है आपका लगभग 3500 में, मैच कितना 3,500 में, और जो आखिरी टिकट करने गए ना उनका लग जाता है 30,000। हम 30,000 रुपये में एक बार देखेगा, एकदम इमरजेंसी में जाना था हमको। अब फ्लाइट देख रहे थे तो कोई में फ्लाइट खाली नहीं था, एक फ्लाइट में था जिसमें टिकट था 30,000 का, और उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। मजबूरी है, जाएंगे लोग, जिनको जाना है। हमको एकदम एनी हाउ हमको 5 बजे से पहले पहुंचना था, कुछ अर्जेंट था यहाँ पे। हम क्या तुम्हें कैसे जाना है तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे घबरा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ही लोग के चक्कर में जो UPSC वाला जो होता ना यहाँ पे, तो इस सब चक्कर में, भाग दौड़ के चक्कर में जाना पड़ा था। आगे बढ़े, आप बताइए बुलेट ट्रेन में क्या गरीब लोग कभी चढ़ पाएंगे? तो काय लिए इसी पटरिया पे दौड़ा रहा है। आगे बढ़े, तो ये बताइए, ये वाली जो सड़क है ब्लू कलर की, इसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। कितने सड़कों से मिलके बना है? 4। NH संख्या 2, इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड कहते हैं। क्या कहेंगे? GT रोड। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब ये कहां से जाएगा बबुआ? तो पूरे बिहार के बीच से नहीं जाता है, यहां जाएगा गया, डोभी, औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, बनारस होते हुए कहां निकल गया? दिल्ली। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का कौन सा सड़क बिहार से जाता है? NH2। NH2 को ही क्या कहते हैं? GT रोड। किसने बनवाया था? शेषासुरी। कहां का? सासाराम। तो यहां पे याद रखिए, सासाराम, मोहनिया, गया, डोभी, औरंगाबाद। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये इंडस्ट्रियल एरिया है कि नहीं है? कैमूर इंडस्ट्रियल एरिया। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े सड़क का होना जरूरी है। अभी भारत सरकार एक ठो नया एक्सप्रेसवे बना रही है, जैसे यहां दिल्ली मुंबई बनाई ना, उसी तरह बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे। उस एक्सप्रेसवे पे कोई चढ़ नहीं सकता, एक बार घुस गए निकलना ही नहीं देगा आपको। 40 किलोमीटर तक चलते रहे। अगर मान के चलिए यू टर्न मारना तो छूट गए ना, चलिए 40 किलोमीटर। एक जिला में घुसे तो उस जिला में निकलेंगे, बहुत लंबा, इसीलिए उसका नाम होता है एक्सप्रेसवे। साइड साइड में ना तार का मार के दीवार उठा देता है, तार या दीवार उठा देता है। यहाँ पे कोई भैंस घोड़ा गधा नहीं आता है, नहीं तो गड़िया चलाइए में कभी लीलगाय कूद जाती है, और बहुत खचरी होती है सुई से। लीलगाय उसका गर्दनिया लंबा होता है, भैंस तो सुस्त होती है, पता भी चलेगा आदमी ब्रेक व्रेक भी मार देगा। लीलगाय पर पागल टाइप की होती है, चलते रहेंगे, क्यों सड़कियां फान जाते हैं सब यहाँ पे। अरे 15-15 फीट सीधे फान जाते हैं। एक बेचारा आदमी मरा था, उसको मतलब सड़क से जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ, तो सब लोग भी, हम एक्सीडेंट कभी होता है तो लोग लगता है कि हाँ अगर रुक जाता है इंसान, अगर वो बचा रहे तो क्या पता हेल्प आदमी कर सके। वो गाड़ी चला रहा था, छोटी कार थी, और लीलगाय कूदी थी ना, तो अगवा वाला जो गड़िया होता ना, इसमें घुस गई थी, वो अंदर वह घुस गई। ये तेज है, शीशा तोड़ के अंदर घुस गई थी। इतना भयानक था ना, जो चला रहा था मर गया, तो उसी के ऊपर थी ऐसे।
निकले कैसे यहाँ पर? अरे पूरा मर गया। इतना भयानक स्पीड, इतना तेज होता है कि आदमी एगो लाठी मार दे तो गाड़ी पलट जाए। तो लीलगाय है 2 कुंटल की, कम से कम 4 कुंटल वजन होता होगा। 1 कुंटल का तो आदमी होता, 80 किलो को तो हम ही हैं। हाँ 1 कुंटल। अब तो हमको लगता है तो 1 कुंटल के लगभग हो गए हम। नहीं 1 कुंटल नहीं, 80-85 के होंगे हम। हाँ आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट पे 75 बताता है। अरे इंटरनेट पे हमारे बारे में कुछ और लिख दिया है। चलो आगे देखो। गूगला परेशान है विकिपीडिया का पेज बनाने के लिए। वो हमसे पूछता है बता भैया बना दे तुम्हारा विकिपीडिया पे, हमको ना जरूरत है। पूरा पूछता रहता है। आगे देखिए, तो यहां पर एक बनारस से लेके कहां तक के लिए बन रहा है? कोलकाता के। जस्ट इसके बगल से गुजरेगा बनारस, कोलकाता, हजारीबाग होते हुए यहां से निकलेगा आपका रांची होते हुए कोलकाता। क्या बनेगा? एक्सप्रेसवे। क्या बनेगा? टेंशन खत्म। 120 की स्पीड में गाड़ी चलती है एक्सप्रेसवे। 120 समझ में गया? 120 का तुलना करते हैं लगभग 250, यानी 2 से 2.5 घंटा में बिहार आर पार हो जाएगा अगर एक्सप्रेसवे बना दिया जाए तो। किसी को दिक्कत? तो बताइए तो स्वर्णिम चतुर्भुज की कौन सी शाखा बिहार से? और NH2 यानी उसका दूसरा नाम क्या है? GT रोड। कौन कौन जगह से? गया, डोभी, औरंगाबाद, मोहनिया, सासाराम। मोहनिया बोल दिए तो सासाराम आइबे करेगा, गया डोभी आएगा ही, तो बीचवा में औरंगाबाद भी आ जाएगा। हो गया। यहां से आगे बढ़े। सबसे बड़ा हाईवे 27, उसके बाद 31, सबसे छोटा 727। GT रोड भारत बिहार के उत्तरी भाग से की दक्षिणी? गया, डोभी, औरंगाबाद, मोहनिया, सासाराम। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। पूर्वी चंपारण, पूरा पश्चिम ही है, पूरी चंपारण नहीं जी, पूरा पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बिहार राज्य के कहां से गुजरेगा? गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज से गुजरेगा। ये तो ऊपर ऊपर गुजरता है, बताए थे अभी आपको। अभी बताएंगे नहीं जी? उत्तर दक्षिण गलियारा को ही हम लोग क्या, कहां चला गया? अभी बताए थे ये उत्तर दक्षिण गलियारा ऐसे गुजर रहा है। और पूरा पश्चिम सिलचर से ये गुजरता है, कहां तक जाता है? पोरबंदर तक। सिलचर से गुजरेगा और कहां तक जाएगा? पोरबंदर तक जाएगा। सिलचर से पोरबंदर तक। याद रहेगा कौन कौन से जगह से? तो याद रखिएगा इधर से फारबिसगंज अररिया के पास से घुसेगा, उस साइड से। ये पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया, यहां से फारबिसगंज। कौन सा जगह? अररिया, फारबिसगंज, अररिया, फारबिसगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बाहर निकल गया। निकल गया बिहार से, बाहर कर दीजिए। गुजरात तक जाना है इसको, चला गया। आगे बढ़े। कुछ नेशनल हाईवे हैं, इसको आपको याद करना होगा। कुछ कुछ हम याद करा देते हैं, इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं है। आपको याद है तो बताइएगा, नहीं तो चुपचाप घर जाइएगा। समझ में आ गया? लेकिन कुछ का आप आइडिया लगा सकते हैं, पूछेगा। जैसे NH31 पूछ सकता है। NH31 नवादा से कहां तक? किशनगढ़। नवादा से किशनगढ़ तक। बिहार का सबसे बड़ा इंडिविजुअल हाईवे कौन सा है? NH1 नवादा से लेके। सबसे सुस्त पड़ा हुआ है NH19 हाजीपुर छपरा। हाजीपुर छपरा ये 70-75 किलोमीटर पिछले 12 साल 15 साल से अटका है, इसलिए इसके पूछने की संभावना है। NH19 भी पूछ सकता है। NH2 यादें करा दिए, GT रोड। NH2 बोलिए तो GT रोड। मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, डोभी। आगे बढ़े। NH28 बरौनी से गोपालगंज। बरौनी से गोपालगंज, ये देखिए बरौनी ये बीचों बीच में है। यहां बरौनी से क्रॉस करेगा मुजफ्फरपुर, ये आ जाएगा गोपालगंज। कितना नंबर? 28। बरौनी गोपालगंज, बरौनी गोपालगंज, बरौनी गोपालगंज 28। अरे उसी को खींच दिया रक्सौल तक, क्या हो गया? 28A। समझ में आ गया कि नहीं? इस साइड एक और स्टेज खींच दिया 28B। मेन याद रखिएगा बरौनी से गोपालगंज NH28। 30 नंबर मोहनिया, आरा, पटना, बख्तियारपुर। मोहनिया, आरा, पटना, बख्तियारपुर,
ये बीच से आता है मोहनिया, आरा, पटना, बख्तियारपुर, याद रहेगा। अभी पहले लोग बनारस से आते थे इसी रूट से, अभी बक्सर का सड़क बन गया है अच्छा, तो लोग सीधे निकल जाते हैं, नहीं तो यही रूट बहुत उटपटांग होता था। 30 नंबर मोहनिया से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर की जगह सीधे पटना याद रख लीजिए। मोहनिया से पटना 30। आगे बढ़े, सबसे लंबा एक, सबसे लंबा याद रहेगा। मुजफ्फरपुर से अररिया 57, मुजफ्फरपुर से अररिया 57, मुजफ्फरपुर से अररिया। और नवादा से किशनगढ़ 31, नवादा से किशनगढ़ 31, नवादा से किशनगढ़ याद रहेगा। छपरा गोपालगंज 85, छपरा गोपालगंज 85। और अभी ये चालू हुआ है आरा बक्सर 84, छपरा गोपालगंज 85, आरा बक्सर, छपरा गोपालगंज, पटना औरंगाबाद 98, पटना औरंगाबाद, पटना और औरंगाबाद 98, पटना औरंगाबाद याद रहेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको देंगे, कुछ तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ मिल गया है तब तो याद भी हो गया होगा, इसको याद करेंगे हम, आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपको घर पे याद करेंगे, हम आधा याद करा दिए। बताइए तो, छपरा गोपालगंज, पटना औरंगाबाद, हाँ अंतर, नवादा किशनगढ़, नवादा किशनगढ़, मुजफ्फरपुर औरैया, मुजफ्फरपुर औरैया। आगे बढ़े, याद करना होगा आप लोग को ये। आगे बढ़े, रेल विभाग, रेल से बिहार से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम, डिब्बा उब्बा से आएगा। बिहार राज्य में रेल परिवहन की शुरुआत 1860। हावड़ा अलगे अलगे लिख दिया जी, हावड़ा से मुगल सराय के बीच चले, हावड़ा से मुगल सराय 1860, हावड़ा से मुगल सराय। बिहार राज्य में एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है? हाजीपुर। कौन सा है? हारवी। कौन सा रेलवे? पूरब मध्य रेल का मुख्यालय है हाजीपुर, पूरब मध्य। वो तो गनीमत है रामविलास पासवान का, जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, अभी तो वो रहे नहीं। बिहार में मंत्री इतना बढ़िया मिले तो आकस्मिक मृत्यु हो गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उनके पूरा योगदान था, एड़ी चोटी लगा दिए थे बिहार, पूरा ही इंडिया रेल मंत्रालय के खिलाफ हो गया था। अरे बिहार में कैसे बनेगा, वो भी हाजीपुर में बनेगा, एक ओनियो नदी है, एनियो नदी है, ना बनेगा यहाँ पे। तो कहे कि चल देख ले, तो चल कैसे ना बनते यहाँ पे, पूरा लड़ गए रेल मंत्रालय से, अब बनबे किए यहाँ पर। कहाँ पर? हाजीपुर। अच्छा, उनका संसदीय क्षेत्र भी कौन था? हाजीपुर। तो वैसे काम भी किया उन्होंने, अच्छा काम है, रोजगार बहुत लोगों को मिला हाजीपुर रेलवे जोन की वजह से। आगे बढ़े, एक को रेलवे जोन है बिहार में, हाजीपुर। डिवीजन तो बहुत ज्यादा है, सब दानापुर डिवीजन है, बहुत सारे डिवीजन है, डिवीजन तो संचालन के काम में आता है। आगे बढ़े, कब बना था ये? 2002। कब बना? बिहार राज्य में डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद के बाद नीचे डेहरी ऑन सोन पर नेहरू सेतु बिहार में कितना किलोमीटर लंबा है? 3 किलोमीटर लंबा। बिहार का दूसरे सबसे लंबा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डेहरी ऑन, अब ये सब पुराना हो गया, अब चला गया आपका कौन सा? आसाम के पास चला गया, बोगीबील हो गया है, ढोला साधिया हो गया है, ये सब भूपेन हजारिका हो गया, ये सब अब बड़े हो गए हैं। बिहार में अब पहले पुलों की में ज्यादा होता है। बिहार में कुल 5 रेलवे जोन, मुख्यालय के डिवीजन, बिहार में 5, अच्छा 5 अलग अलग रेलवे जोन आते हैं, जिसमें एक ही का मुख्यालय है। कौन सा? हाजीपुर। कौन सा? पूर्वोत्तर। कौन सा? पूर्वोत्तर। ऐसे अलग अलग जोन की भी ट्रेनें आती है। कितने जोन की आती है? 5। और सबका अलग अलग है, किसी का इलाहाबाद है कंट्रोल जोन, किसी का कोलकाता जोन है यहाँ पर, लेकिन बिहार में किसी का गोरखपुर जोन है। अब जैसे कोई सिवान स्टेशन पे आ रही है तो किस जोन में आ जाएगी? गोरखपुर आ जाएगी। कोई उधर है भागलपुर साइड में है तो कोलकाता जोन में आ जाती है। अलग अलग जोन, कितने जोन की आती है? 5, लेकिन एक ही जोन पूरब मध्य, उसका मुख्यालय कहाँ है? हाजी। बिहार में कुल कितने जोन की ट्रेन? एकमात्र जोन जिसका मुख्यालय है कौन सा है? हाजीपुर। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है।
11 फरवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य में मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 333B पर गंगा नदी पर कितना किलोमीटर लंबा, बड़ी दिन बाद इस सब पुल का निर्माण है। पुल की पहुंच पथ योजना का क्या किया, लोकार्पण किया। अनुमानित लागत 696 करोड़। अभी कितने साल में बनेगा इसको अभी किसी को उतना ध्यान नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पटना मेट्रो का शिलान्यास 2019, ये याद रखिएगा। पटना मेट्रो 17 फरवरी 2019। काम अच्छा तेजी से चल रहा है, आगे बढ़े। पटना मेट्रो डेट के साथ, पटना मेट्रो 17 फरवरी। कितनी जोन की ट्रेनें, कितनी जोन की याद रहेगा। एकमात्र जोन हाजीपुर। कौन सा रेलवे जोन, पूरब मध्य, पूरब मध्य रेल, याद रहेगा ना। बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म एनएच कहां चल गया, सोनपुर। समझ में आ गया। इससे बड़ा चला गया था खड़गपुर और उसे वो चला गया गोरखपुर। अभी एगो नीचे कर्नाटक में हो गया हुगली। कौन हो गया, हुगली। रेलवे प्लेटफॉर्म के हिसाब से आगे बढ़े। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वायु परिवहन, पहले कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं फिर एयरपोर्ट याद करेंगे लोग। हाँ, नहीं तो खाली यादें करते रहेंगे लोग तो दिमाग ले। क्वेश्चन नहीं है, अरे क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं है जी, आप लोग को मिला है कि नहीं क्वेश्चन, उसी से बना लेते हैं। इसमें पीपीटी में नहीं होगा। अरे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के पास है ना जी। यहां हमारे पास ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे ऊपर है जी क्वेश्चन वहां। नहीं, ये तो कल ही बनवा दिए थे। पहले लाइए आप ही लोग से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बाबू, रेडी हैं आप लोग। नहीं मिला है क्वेश्चन, मिल जाएगा, आप लोग अपलोड हो देंगे। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पे सड़कों की लंबाई तीसरे नंबर पे, न्यूनतम से न्यूनतम प्रथम, न्यूनतम से अब द्वितीय का से, उच्चतम से तृतीय नंबर है यो तो खूब। उच्चतम से द्वितीय, उच्चतम जोड़ के उसके बाद द्वितीय, थर्ड नंबर लगा लेंगे आप लोग उच्चतम से। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई, सड़कों की लंबाई पूछ रहा है, घनत्व तो नहीं पूछा है। ध्यान से देखिए, लंबाई पूछा है ना। आप लोग दूसरा तीसरा ही क्या बता रहे थे, घनत्व। हाँ, तो लंबाई पूछा है, क्या पूछा है, लंबाई। समझ में आ गया। तो अगर पक्की सड़कों की बात करता तो 10वें नंबर पे आते, और अगर कच्ची पूरी पूछी है तो 8वां। तो अगर आप 10 को अगर न्यूनतम लेते हैं तो न्यूनतम से कितना नंबर पे आ जाएगा, द्वितीय नंबर। उसके बाद कर निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा, छपरा गोपालगंज, छपरा गोपालगंज याद किए थे ना अभी आप लोग। औरंगाबाद पटना 84, पटना औरंगाबाद 84, कहाँ गया, नहीं आरा बक्सर 84, 98 था, 98 पटना औरंगाबाद 98, हाजीपुर छपरा सिवान गोपालगंज 85, आरा बक्सर 84। क्वेश्चन कौन सा था, 50 नहीं है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4595। कितना वृद्धि हुई है, 1336। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। औरंगाबाद है, सासाराम है, मोहनिया है, पटना नहीं है,
NH2 को ही क्या कहते हैं? GT रोड। किसने बनवाया? शेरशाह। पटना हवाई अड्डा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस ये कौन क्वेश्चन है? बिहार में, बिहार में कौन सा जोन का है? पूरा मध्य रेलवे। निम्न में से कौन सी, ये बता सकते हैं आप लोग, पढ़ा चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक वर्ल्ड लेवल की कंपनी बिहार में लोकोमोटिव इंजन कारखाना बना रही है? ऑलस्टम। बताए थे कल कौन सा इंजन? वैग 12। ऑलस्टम बताए तो थे। ऑप्शन नंबर ए। कहां का है? फ्रांस। बता दिए थे कहां का है? फ्रांस। ऑलस्टम इंजन सीमेंस और ऑलस्टम मिलकर बना रहे हैं दोनों। ऑप्शन नंबर ए, सीमेंस और ऑलस्टम। ये जो लिखा ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जेई, ये हवाई जहाज का इंजन बनाता है। तेजस जहाज में कौन सा इंजन है? जेई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जीई जो इंजन ऑप्शन बी पे लिखा है ना, वो हवाई जहाज का इंजन बनाता है। कावेरी इंजन में उस जेई से सपोर्ट लिया जा रहा है। समझ में आया? पहले जो तेजस लगाया गया, अभी भी तेजस में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन लगाए गए हैं। हमारा कावेरी इंजन अभी उतना सक्सेस नहीं हुआ है। हवाई जहाज के मामले में हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। प्राइवेटाइजेशन देश को घींच के यही ले जाएंगे सब। जहां स्ट्रेटेजिक चीजों की जरूरत है, बड़का बड़का को प्राइवेट वालों को लगाइए, जाएगा सब अमेरिका, सिएटल, बोइंग में। अब वैकेंसी निकालेगा सब। कौन कौन है जहाज बनाता है? आ जाओ। सैलरी पुरानका दिखाओ, डबल ले आओ, आ जाओ। ऐसे ही होता है जी, प्राइवेट में ऐसे ही होता है। डबल ले आओ, आ जाओ। और कोनो स्टाफ खचरई करेगा ना, लो भैया 2 महीना का एक्स्ट्रा लो, आजे से छुट्टी, जाओ मत आना। अब किसका? हवाई जहाज बनाने में कौन सा फीस बढ़ेगा? एक बार बन के तैयार हो गया, उसके बाद उसका कमर्शियल जो कंपनी ले जाएगी वो समझे। अब बोलोरो महिंद्रा कंपनी को क्या मतलब है कि बोलोरो में कई रुपया भाड़ा चल रहा है? वो तो टाइम देखोगे, इमरजेंसी में ले जाओगे तो लूट लेता है सब। इमरजेंसी में एम्बुलेंस से 5-6 हजार रुपया लगा देता है। होता है कि नहीं? और उसके बाद सबसे बड़ा खेल होता है एम्बुलेंस वाला। हर एम्बुलेंस वाले का एक मरीज पे लगभग 15 से 20 हजार कमीशन होता है। वो हॉस्पिटल में ले जाएगा आपको। वहीं एक बेचारा एम्बुलेंस वाला किसी मरीज को लाया था, सिखा के तुम्हारा किडनी गल गया है। किडनी कैसे गलेगा भाई? समोसा है। आगे बढ़े। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग का क्षेत्रीय मुख्यालय पटना। जलमार्ग का पटना। अब एक और क्वेश्चन है, बच गया तब तो जी। पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहां से जुड़ता है? काठमांडू। काठमांडू तक ही एक इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है और कहीं नहीं। आप सोचिएगा यहां से दुबई चल जाए, नहीं। जबकि बिहार में आप देखेंगे बहुत सारे विदेश से आते हैं लोग, लेकिन उसके लिए कम से कम बड़ी जहाज का होना जरूरी है। पटना एयरपोर्ट पे जहाज बड़ी लैंड नहीं कर सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? रनवे बहुत छोटा है। किसी अखंड बकलोल ने डिजाइन किया, उस अखंड बकलोल को ये नहीं समझ में आया कि अगवा रेलवे स्टेशन, पिछवा चिड़ियाघर, फ्यूचर में इसको बढ़ाएंगे कैसे, सैंडविच बना के रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे भारत सरकार के पास जितने अखंड लोल मिलते हैं सब ने उसको बिहार भेज देता है। एकदम छाटल छाटल मिलेगा ना, बिहार भेज दिया यहाँ पे। तो यहां से ढाका के लिए हवाई जहाज नहीं मिलती है। बेंगलोर मिलेगी, हैदराबाद मिलेगी, ढाका के लिए नहीं। इस्लामाबाद के लिए भी नहीं मिलेगी, ढाका के लिए भी नहीं, बेंगलोर का मिलेगा। वाशिंगटन, अमेरिका जाएंगे यहां से। पकड़िए वो हवाई अड्डे याद कर लीजिए, क्वेश्चन है को पूछ देगा। फिर हम लोग चलते हैं इतिहास पे। आगे बढ़े। लाइव वाला कह रहा है सर यू शुड टेक रेस्ट। अपने थक गया है, हमको कह रहा है। हमारी आवाज भारी है,
बहुत उटपटांग हो गया यहाँ पे। गला का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर कहते कि रेस्ट करना है। हम डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गए, न तो कहेगा तो रेस्ट करने के लिए बोले थे कौन सी करके चलाया, उसको एकदम बेस्ट कर दिए। होता है कि सबका आवाज एक जैसा नहीं होता है। वो संगीतकार आए थे मिलने, वो संगीत सिखाते थे। हमसे खान सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कई लोगों को ग्रुप था तबला बनाना अच्छा नहीं, तो बहुत अच्छा तबला बजाते। तो संगीत वाले आए, हम कहे आइए आइए आप ही खोज हमको भी सिखा दीजिएगा। कहे कि क्यों नहीं, हम कहे रुकिए हम आपको थोड़ा गा के सुनाते हैं। उसके बाद वो कहे कि सर ये नहीं हो सकता यहाँ पे। आगे बढ़े, चलिए देखिए, हल्ला नहीं कीजिए। वायु परिवहन बिहार में चालू हुआ 1960 और भारत में हो गया 1929। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टाटा ने चालू कर दिया तो उस समय 29 में फर्स्ट ट्रायल हुआ था, 32 में कमर्शियल हो गया, फिर धीरे धीरे चालू होते गया। बिहार में कब हुआ? 1960। कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे? गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना इंटरनेशनल। पटना से जो फ्लाइट खुलती है वो नेपाल के काठमांडू तक के लिए अवेलेबल है, इसलिए वो इंटरनेशनल है। गया से 2 सीजन में, एक बौद्ध लोगों को लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट या फिर अगर नेपाल भूटान से आ जाते हैं, और नहीं तो हज यात्रा के लिए उन्हें पटना कहाँ भेज दिया था? गया। क्योंकि हज यात्रियों के लिए हर चीजें अलग होती है, एक ही साथ जाएंगे, एक और जहाजिए बुक रहती है। तो पटना एयरपोर्ट उतना बड़ा है नहीं, तो उससे अच्छा गया एयरपोर्ट खाली रहता है, तो सब हज यात्रियों को कहाँ भेज देता है? गया। कुछ को पटना से भी भेजता है, किसी किसी को गया से भी भेज देता है। आगे बढ़ जाए। 4 घरेलू तथा 2 रक्षा उद्देश्य के लिए क्या बनाए गए? हवाई अड्डे। रक्षा घरेलू हवाई अड्डे भी हैं यहाँ पे, दरभंगा है, और भी बहुत सारे हवाई अड्डा है जिसपे ऑपरेशनल नहीं है। हवाई अड्डा बनाना कोई बहुत बड़े का चीज नहीं है, फिर लेकिन एयरपोर्ट को मैनेज करना बहुत खर्चीला होता है। एसी चाहिए, हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, पंखा चाहिए, मतलब हर जगह सीसीटीवी कैमरा चाहिए, हर चीज का अवेलेबिलिटी बढ़िया होना चाहिए। तो इसलिए रनवे बनाने में कौन चीज आता है? सड़क जैसा होता है वही तो रनवे होता है। हाईवे पे जहाज भी उतर जाती है, उस जहाज कहीं भी उतर जाएगी, बस उसका चक्का धंसना नहीं चाहिए, और ना विंग्स स्पैन उसका बहुत ज्यादा होता है, तो अगल बगल में खाली जगह होना चाहिए। नहीं तो हवाई जहाज को उतरने के लिए सड़क होता है बस, और कुछ नहीं होता है। जिस सड़कों पे ट्रक चलती है ना, उस पे जहाज भी उतर जाएगी। ट्रकवा का जॉर्जिया से ढेर लोड ले रहता है, ट्रक में देंगे उतना, ये 2 ट्रक सामान लाद देंगे इसमें, ट्रक जहाज में तो खत्म कहानी हो जाएगी, उसका उड़बे नहीं करेगा। फिर कहेगा नहीं कार्गो वाले में जाएगा, ये आदमी वाले में नहीं जाएगा, उसका इंजन पावर अलग होता है। तो कौन सा? रक्षा एयरफोर्स का बीटा रक्षा के लिए आता है, एयरफोर्स के लिए, उसी में 2 ठो में से एक ठो कौन सा है? बीटा। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, बीटा एयरपोर्ट ना केवल एक हवाई पट्टी है, उस पर उतरने की सुविधा नहीं है, लेकिन रनवे है, प्रॉपरली नहीं उतरता है। कभी कभी कोई फ्लाई बाईपास जा रही है तो उसको क्या किया जाता है? उतार दिया जाता है। चलिए एयरपोर्ट हम लोग याद करना चालू करते हैं, याद किया जाए। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, गया इंटरनेशनल। ऐसा इंटरनेशनल याद करने में दिक्कतें नहीं होता है। गया इंटरनेशनल, गया। समझे? रक्सौल हवाई अड्डा, रक्सौल। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा, जोगबनी। इस सब में कोई दिक्कतें नहीं होता है। समझ में आ गई कि नहीं? जोगबनी नेपाल बॉर्डर के पास है। कितने लोग बता सकते हैं किस जिला में? अरे आप जोगबनी नेपाल बॉर्डर के पास है, लाइव वाले बताएंगे लोग। अररिया बॉर्डर के एकदम, नेपाल अररिया बॉर्डर के सट के है, पता है? जोगबनी एयरपोर्ट, जोगबनी। तो इस सब को तो याद ही नहीं रखना है, गया याद रखना है। जोगबनी, गया, रक्सौल, मुजफ्फर, इसको याद करने में दिक्कत नहीं है, एक एक करके याद कर लिए। जयप्रकाश हवाई अड्डा, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय, और भागलपुर वाला मारापरी हवाई अड्डा, भागलपुर। विद्यापति दरभंगा, विद्यापति। चूनापुर हवाई अड्डा,
चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया, याद रहेगा। ये 4 को का नाम अलग है, याद रखना है आपको। विद्यापति, विद्यापति, चुनापुर, चुनापुर, मारापनी, जयप्रकाश नारायण, रक्सौल। किसी को दिक्कत? बाकी डिफेंस एयरपोर्ट में बीटा वटा पे डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं उतारी जाती है, लेकिन पटना एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है उससे बड़ा है किसका रनवे? बीटा वाला, एयरफोर्स का है बीटा वाला, वो ज्यादा बड़ा है, 9000 फीट लंबा है। कितना फीट? 9000 फीट लंबा है, जबकि पटना एयरपोर्ट की लंबाई 6800 फीट, 6800, कम से कम रहना चाहिए 9000। इससे नीचे में फ्लाइट विदाउट इमरजेंसी ब्रेक नहीं रुक सकती, यानी यहां पर हर हाल में इमरजेंसी ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज में गए काम से। मौसम खराब रहा या विजुअलिटी कम रही तो सीधे वापस भेज देता है पटना एयरपोर्ट, कहता रिस्क मत लो। यहाँ एक ठो जहाज गिरी थी आज से 25 साल पहले, 25-26, चिड़ियाघर में गिर गई थी। पायलट की गड़बड़ी थी और किसी का नहीं, हाइट ज्यादा था। एटीसी बोला ना हाइट तुम्हारा बहुत ज्यादा है, तो एक काम करो हाइट ज्यादा है तुम दोबारा लेके आओ। तो घुमा के लाया तो हाइटवे कम करके लाया, तो कहा कि भैया हाइटवा कम हो गया, उतर जाओगे पहले ही, तो मुड़ा दिया ऊपर। तो किसी भी जहाज को एक फिक्स एंगल से ज्यादा उठा कर देंगे ना तो फिर उस पर वो स्टॉल कर जाएगा, इंजन काम करना छोड़ देगा। एक फिक्स एंगल होना चाहिए, ज्यादा एंगल कर देंगे तो हवाओं का इतना प्रेशर मार देगा ना कि फिर अब जहाज कंट्रोल नहीं होगी, फिर गिरने लगी यहाँ पर। तो ये कुछ ज्यादा ही नीचे लेके चला है। एटीसी बोला टू लो, पहले बोला था टू हाई गो अराउंड, अब की बोला टू लो गो अराउंड। कहा उठाना ही है ना, ले उठा देते हैं, मारा हुए उठा दिया आप ऐसे जा, और जैसे उठ गया इंजन काम ही नहीं करेगा, अब स्टॉल हो जाएगा, गिर जाएगा पत्थर की तरह। कहाँ गिर गया? चिड़िया। ये भी तो स्टॉल कर गया था पोखरा एयरपोर्ट, ईटी एयरलाइन। सबसे खराब स्टॉल होता है लो एल्टीट्यूड स्टॉल। जहाज का इंजन जब काम करना छोड़ देता है तो उसे स्टॉल कहते हैं। अगर जहाज बहुत हाइट पे है ना, 35,000 37,000 फीट पे, तो पायलट उसे कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि गिरते गिरते वो कंट्रोल कर ले। हाइट कम है तो कौन सी कंट्रोल करिएगा? 2-3 हजार फीट की, 2-3 हजार फीट पे है तो दिखेगा कौन सी? 1000 फीट पे तो आप पहचान जाते हैं कि हमारे गाँव आई। मतलब अगर उस एरिया से प्रॉपर बार बार आते जाते हैं, नहीं तो ऐसा पहली बार जाएंगे तो कौन सी जान जाएंगे ऊपर। तो एयरपोर्ट की खराबी, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, 3-3 गो रनवे, और एक गो रनवे उसका जो T3 है सबसे बड़ा, 13,000 फीट। चाहिए कितना? है कितना? कोई दिक्कत नहीं, मार के न्यूट्रल में छोड़ दो तो रुकेंगे। वो बड़ी जहाजों को उतारने के लिए। दिल्ली में भी एक एयरपोर्ट है जिसका कई टर्मिनल है। T1 टर्मिनल 9,000 है, T2 टर्मिनल लगभग 11,000 है, T3 जो है वो 13,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक और बन रहा है T4, वो भी 13,000 ही बन रहा है। ज्यादा लंबा बना के फायदा कौन? उड़ना है जहाजिया को, दौड़ना थोड़ी है ऊपर। हर गांव में बन जाएगा, ये सब का कोई हमको ध्यान। अब हर एयरपोर्ट का जिधर आदमी गया रहता है उसका लंबैया ध्यान रहता है। भैंस बांधता है मुजफ्फरपुर वाले पे, छपरा वाले पे भी भैंस बांधता है। छपरा में आप छपरा के लोग होंगे उनको पता होगा एयरपोर्ट है वहां। उसमें कोरोना में उसमें ना क्वारंटाइन डाल दिया था उसमें, हर जगह हवाई अड्डा में भैंस उस घूमते रहती है सब वहां पे। कहां पे? आगे बढ़ जाए, हवाई अड्डे याद रहेंगे। जल परिवहन, गंगा नदी स्थित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती। इस जल मार्ग पर पटना पे एक अस्थायी टर्मिनल तथा भागलपुर में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाया गया। टर्मिनल उसे कहते हैं जहां से आप जहाज में जाते हैं। तो पटना गाय घाट के पास देखिएगा सीमेंट का एक टर्मिनल बनाया गया, अस्थायी है। जबकि भागलपुर में बनाया गया उसको खोल खाल के निकाल लेता है, पीपा पुल पे बनी ले उसको, तो अस्थायी है। आगे बढ़े, इसमें एगो जहाज चल रही है गंगा विलास, अभी चल रही है ना, विदेशी सब घूमने आया है सब। आगे बढ़ जाए, पटना में राष्ट्रीय इनलैंड नेविगेशन संस्था की स्थापना की गई। फ्लोटिंग टर्मिनल कहां है? भागलपुर। अस्थाई टर्मिनल, अस्थाई टर्मिनल, अभी ज्योग्राफी का ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं कहां पर? हिस्ट्री पे।
प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1900 पटना में किया गया था। पटना में किया। बिहार में कितने आकाशवाणी केंद्र? अब कोई सुनता भी है आकाशवाणी? विविध भारती वगैरह आज से 10-15 साल पहले सुना जाता था इसको। हेलो फरमाइश। आगे बढ़े। प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना, आकाशवाणी की स्थापना। उस समय दूरदर्शन कहां था? मुजफ्फर। वर्तमान में आकाशवाणी, पहला आकाशवाणी 1900। दूरदर्शन केंद्र कहां पर? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य में कुल कितने डाकघर? 17 का डाटा है, 9084। डाकघर बेसिकली किस एरिया में? शहरी क्षेत्र में। किसी को कोई दिक्कत? डाकघर आज भी गांव में यूज होता है। आजकल डाक का यूज करता कौन है? बहुत कम लोग, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आते रहते हैं सब। पोस्ट ऑफिस डाकघर को कहते हैं। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आता है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। देखिए, किसी भी चीज का एग्जाम दीजिएगा ना तो मेल जरूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि डाकघर के भरोसे मत बैठिएगा, मेल चेक करते रहिएगा, ना तो आपका करियर खराब कर देगा सब। हाँ, आप लोग को आदत नहीं है मेल चेक करने की। उसको आप कोई फॉर्म हम डाले रहिएगा, तब उसी हिसाब से, जैसे आपको पता है कि एग्जाम डेट आने वाला है, उसके लमसम में मेल चेक करते रहिएगा। डेली इंटरव्यू आने रहा है, मेल चेक करते रहिएगा। नहीं तो मेल भेज के, मेल ऑफिशियल चीज होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेल भेज देगा उसको, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। छूट गया ज्वाइनिंग, ये जानबूझ के अधिकारी सबकी नौटंकी होती। किसी की ज्वाइनिंग छूट गई है, नहीं सुनेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं सुनेगा लोग वहां पे। अरे भाई, लड़का मेहनत किया है, क्या किया है, एक बार डेट खत्म हो गया तब नहीं देगा, ज्वाइनिंग नहीं देगा, बेच देगा सीटवा। समझ में आ गया? और वही सब अधिकारी का लड़का कहीं एक्सीडेंट में कचराएगा, कब देखना ना, पाप कैले रहेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। स्वर्ग नरक बाद में नहीं है, सब देख के जाना है आपको। किसी गरीब को देखेगा ना, 80 साल का रहेगा, कोनो बीमारी नहीं रहेगा। और कोई करोड़पति रहेगा ना, चीनी खा सकता है, शुगर हो गया, ज्यादा खाना नहीं खा सकता, बीपी हो गया, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, लिफ्ट लगे, कोने काम का सब पाप सब यहीं भोग के जाना है। खाने के लिए नरक बाद में मिलेगा, यहीं सब मिल जाता है यहाँ पे। आगे बढ़े, चलिए। इसीलिए तो सब अपना अधिकारी धीरे धीरे जा रहा है सब। समझ में आया? अब आप लोग भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जाइएगा। और हम तो बस एक चीज के फिराक में है कि किसका जोनल एरिया मिलता है, मगध यूनिवर्सिटी वाला, उनको तो नाश देगा वो। सही बता रहे हैं। मिल गया ना उसको वो एरिया, उनका बढ़िया से दिखा देगा उसका अपना पावर क्या चीज होता है। आगे बढ़ जा। अब आते हैं किस में? हिस्ट्री वाले में। चलिए देखिए, हिस्ट्री का पीडीएफ मिल गया? मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको हिस्ट्री का पीडीएफ। कल संडे है, कल भी क्लास रख देते हैं, एक दिन रहने देते हैं। कल करेंट अफेयर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ऑनलाइन। हाँ, किस चीज का? तो एक एक करके देखिए ना, आप 10 का देख लेते हैं। करेंट का एक बार में 10 वीडियो आ रहा था, आप ये भी तो देखिए कि टाइम कम है, एक दिन में 2 वीडियो देख लीजिए। अरे गधा है क्या तुम रे? गधा का लाइव हो ना हो तुमको क्या मतलब है? एक बार में 10 अपलोड हो जाता है, तुम 2 देखो, फिर 2 बार और देखो, 2 करके। आजकल के लड़का लोगों को लगता है ना कि टीचर इनके हिसाब से पढ़ाए।
टाइम भी तो देखिए आपके पास कितना दिन है। 12 तारीख वाला जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर आदमी एक बार में दे दे रहा है। 12 तारीख के बाद से फिर से एकदम प्रॉपर ढंग से होगा। ये लास्ट का जो एक हफ्ता है आदमी सोच रहा है इसको यूटिलाइज कर दे, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, आगे भी काम आएगा। देखिए बिहार राज्य एवं, हाँ ये तो हो गया है जी। हिस्ट्री का लाओ, बोलो उसको हिस्ट्री का पीडीएफ दे सबको। चलिए बैठिए, हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। बिहार में हिस्ट्री जो है सबको नहीं मिला होगा पीडीएफ, यहां है, नहीं होगा अभी। यहाँ बिहार में जो क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री से नाम, वो मेन हिस्ट्री से हट के पूछता है। हल्ला नहीं करके दो। क्या चीज है, पंखा चलाना है क्या इसको टकला? एक हाथ तो चला रहने दो, वहां से पावर ऑफ है, नहीं रहने दो, पंखा मत चलाओ। पीडीएफ आप लोग को आज नहीं मिलेगा। चलिए बिहार से जो क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री का उसको ध्यान से समझिए। प्राचीन इतिहास एकदम कंप्लीट पूछेगा, जैसे नॉर्मल एग्जाम में प्राचीन पूछता है वैसे ही पूछेगा। मुगल में भी जैसे नॉर्मल एग्जाम में मुगल पूछता है मुगल पूछेगा, लेकिन आधुनिक वाले में अलग से पूछ देता है। आधुनिक वाले में अलग से पूछेगा, कहेगा सरदार पटेल बिहार कब आए थे, खिलाफत आंदोलन का बिहार में अध्यक्षता किसने किया था, किसान सभा दुनिया भर में जाए बिहार में किसने किया था। तो स्पेसिफिक कहां से पूछने लगता है, बिहार से। याद रहेगा ना, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया वो अलग बात है, बिहार से किसने कर दिया था। असहयोग आंदोलन बिहार से, तो उसमें बिहार वाला एरिया ज्यादा पूछ देता है। तो हम लोग पहले किसान वाला देख ले, रेडी है। किसान सभा की स्थापना 2022 में कहां हुई थी, मुंगेर। किसान सभा की स्थापना मुंगेर। किसान सभा की स्थापना कब हुई, कहां हुई थी, अध्यक्षता शाह मोहम्मद, किसने किया, शाह। किसान सभा की अध्यक्षता कब हुआ, 1922। उपाध्यक्ष कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। उपाध्यक्ष कौन थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। अब ये किसान सभा जो था इसे प्रांतीय लेवल पे सुचारू ढंग से चालू रखने के लिए प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा कब हुआ, बिहार प्रांतीय किसान सभा 19। एक्चुअली यह भूमिहारों का किसान सभा था। बिहार में भूमिहार जाति जो है उसके पास जमीनें बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और भूमिहार जाति शुरू से एजुकेशन पे बहुत ध्यान दी, क्योंकि जमीन ज्यादा रहा तो एजुकेशन, पैसा की कमी नहीं हुई और एजुकेशन मिलता गया। तो अभी बहुत वर्चस्व वाले पोस्ट पे हैं और संगठन में उन लोग का भी बहुत तगड़ा मतलब दबाव है, वर्चस्व है। कोई भाई पढ़े, जमीन ही है, एजुकेशन को उन लोगों ने छोड़ा नहीं, तो फिर दूसरा चाहिए कौन चीज। एजुकेशन में ऐसा नहीं है, ये कमी है। तो ये भूमिहारों के लिए सभा का, भूमिहारों की क्या थी, किसान सभा थी। उनमें ज्यादातर कौन से किसान थे, भूमिहार। जमीन ज्यादा, कहां पे स्थापना हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव कौन बने, श्री कृष्ण। कौन बने, श्री कृष्ण। और जब ये सभा गठित हुई तो इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और ये बिहार का पहला प्रांतीय, स्पेशली बिहार के किसानों का संगठन था। और इस संगठन की सफलता को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरदार पटेल कहां आए थे, बिहार। सरदार पटेल किस क्रांतीय सभा में भाग लिए थे, प्रथम प्रांतीय सभा, प्रथम प्रांतीय किसान सभा। अध्यक्षता किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद। बताइए किसान सभा की अध्यक्षता, किसान सभा
बिहार प्रांतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे देखा जाए, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना। अच्छा, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी 1931, बिहार समाजवादी पार्टी 1901। किसने स्थापना किया? फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद। द्वितीय प्रांतीय किसान सभा कब हुई? 34 में, पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम प्रांतीय किसान सभा सोनपुर, ये जो था प्रथम प्रांतीय किसान सभा, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा कहां हुआ था? सोनपुर। द्वितीय प्रांतीय किसान सभा का प्रथम की अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती, द्वितीय की अध्यक्षता, द्वितीय की पुरुषोत्तम दास। प्रथम कब हुआ? 1919। द्वितीय कब हुआ? 1900। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1900 किसने किया? फूलन प्रसाद और जयप्रकाश। तृतीय किसान सभा, हाँ जी, तृतीय किसान सभा कहां हुआ? हाँ जी, कब हुआ? 35। किसकी अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन कहेगा, बिहार में किसानों का सर्वाधिक नेतृत्व किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हालांकि आधुनिक बनाने में काम जो आता है सच्चिदानंद सिन्हा का, बिहार के आधुनिकरण में काम किया सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र। किसानों का नेतृत्व सहजानंद सरस्वती। अगला देखिए, अब ये बिहार प्रांतीय में बहुत आगे होगा, पूरा बिहार भर नाम हो गया इनका। अब भूमियारों के पास किसान की जमीन क्या थी? ज्यादा थी। आप में भूमियार लोग होंगे, उनकी जमीन अच्छी खासी होगी, है कि नहीं? अच्छी खासी। जिसके पास संपत्ति है, जमीन है, शिक्षा उच्छा सब रहनी चाहिए। आगे बढ़े, अखिल भारतीय किसान सभा, कौन सा का? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1906, कहां पर? लखनऊ। अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव को छोड़िए, यहाँ पे एनजी रंगा, एनजी रंगा। देखिए 34, 35, 36 याद रहेगा ना। द्वितीय किसान सभा 1900, तृतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। प्रथम किसान सभा कहां? 1929। प्रथम किसान सभा कहां हुआ? सोन। द्वितीय किसान सभा, तृतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व किसने किया? तृतीय किसान सभा का नेतृत्व, द्वितीय किसान सभा का पुरुषोत्तम दास। आगे बढ़े, बिहार समाजवादी पार्टी 1900। आगे बढ़े, चलिए। रामकृष्ण सोसाइटी 1906, कहां पर? पटना में। कहां पे? बाबाजी ठाकुरदास। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक बिहार में बाबाजी ठाकुर। ये मदरलैंड तो अलग है, यहाँ पे मदरलैंड आगे बढ़ाएंगे आप। आगे बढ़े, इनकी नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो ऐसे आप देखेंगे तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। लेकिन रामकृष्ण सोसाइटी पटना में बाबाजी ठाकुरदास, बाबाजी। आगे बढ़े, 1913 में सचिन सन्याल किसकी स्थापना किया? अनुशीलन समिति की एक शाखा। कहां डाले थे? कहां डाले? बनारस षड्यंत्र में सचिन सन्याल को क्या हो गई? काला पानी की संख्या।
काला पानी की सजा। तो बताइए, अनुशीलन समिति की पटना में शाखा किसने खोली? अनुशीलन समिति की भागलपुर में रेवती नाग, भागलपुर में बक्सर में बक्सर में यदुनाथ सरकार, भागलपुर में, पटना में, पटना में, पटना में, आगे बढ़े, पटना में किसने किया? सचिन सन्याल। लाहौर षड्यंत्र के जो गवाह थे वो कौन थे? फणींद घोष। यही भगत सिंह के खिलाफ क्या दे दिया था? गवाही दिया था। क्या दिया था? गवाही। बैकुंठ शुक्ल नाम के व्यक्ति ने बेतिया में इसकी हत्या कर दी। कहा कि चोट्टा कहीं का गवाही देता है रे, हाँ, मार दिया। ठीक किया कि नहीं किया? यहां बेतिया चंपारण में है, इसको तो घैली में डाल के चंपारण का अहुना मटन की तरह भूज देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? यही गवाही दिया था, क्योंकि भगत सिंह को गोली चलाते हुए किसी ने देखा नहीं, ससुराल जाके गवाही दे दी। अगर गवाही नहीं हुई रहती भगत सिंह बच गए। समझ में आ गया कि नहीं? तो लोग भारत को तो भारतीय वालों ने किया। समझ में आ गया? लोग गांधी जी को दोष दे रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, जलियांवाला बाग में सूचना किसने दिया? हंसराज। एक से एक बकलोलवा यही मिलता है सब। आगे बढ़े, बिहार प्रांतीय किसान सभा, अध्यक्षता किसने किया? खुदीराम बोस के वकील का नाम क्या था? कालिदास बसु। खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु, कालिदास बसु। आगे बढ़े, शांति स्वरूप ने मुजफ्फरपुर कांड किसने किया? खुदीराम बोस। 1908 में खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स कोर्ट के ऊपर बम मार दिया। क्या मार दिया? बम मारे तो उड़ गई उसकी पत्नी कैनेडी। कौन मर गई? कैनेडी। खुदीराम बोस को पकड़ के क्या हो गई? सजा, फांसी की सजा हो गई। लेकिन खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। शांति स्वरूप ने मुजफ्फरपुर कांड का लेख लिख दिया तो उनको सजा हो गई थी। केवल लिख दिया, लेख ना, तो उनको क्या हो गई? सजा हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुदीराम बोस ने बम मारा था किसके ऊपर? जबकि खुदीराम बोस कह रहे थे पिछवा वाला गड़िया पे मार, तो कह गए थे तो वो अगवाले में हो लो। प्रफुल्ल चाकी ने कहा कि अगवाला में बैठो, मार दिया, अगवाला बग्गी उड़ गया। और उसमें बैठी थी कैनेडी। कौन थी? कैनेडी। खुदीराम बोस को ऐसे कहा जाता है कि डर के सुसाइड किए, लेकिन रियली ये है कि कैनेडी जो थी प्रफुल्ल चाकी को जब पता चला कि कैनेडी की हत्या हो गई है, तो ये जो कैनेडी थी ये भारत के प्रति अच्छा व्यवहार रखती थी। भारत के प्रति अच्छा व्यवहार किसका? कैनेडी का। किसका? कैनेडी का। तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, और अब अपने पति को भी कहते रहती थी इतना कठोर नियम नहीं लगाना चाहिए। अब मर गई वही, तो ये आत्मगलानी में सुसाइड कर लिया। भारत वाला इतना ना सीधे होता है तो जिसका कोई हद नहीं। अरे मार दिया अंग्रेज थी, अब गांव में आत्मगलानी कर रहा है। आत्मगलानी कर रहा है तो उसके पति के साथ उड़ जाओ, दोनों साथ रहे सब। किंग फोटवा को लेकर उड़ जाना चाहिए, लेकिन किंग्स बोर्ड सोचो बच गया, चंडाल था पूरा वो। तो 1908 में मुजफ्फरपुर कांड में सुसाइड किसने किया? प्रफुल्ल चाकी। सजा किसकी हुई? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के मुजफ्फरपुर कांड पर पुस्तक लिखने के कारण किसे सजा हुई थी? शांति स्वरूप। अंग्रेजों ने कहा नाम है शांति, शांति से रहो, किताब लिखते हो। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सजा सुना दी। आगे बढ़े, हम लोग जो ये कहानी इतिहास में पढ़ते हैं ना, अंग्रेज सब, ब्रिटेन के बच्चों को इतिहास में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि उन्होंने भारत पर कब्जा करके इतना सब कांड करके बैठे हैं सर। बस वहाँ क्या सिखाया जाता है? ब्रिटेन के इतिहास का कभी हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ लिखेगा सर ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया, वहाँ पे कुप्रथाएं बहुत फैली थी, सती प्रथा को अंग्रेजों ने दूर किया,
विधवा पुनर्विवाह को अंग्रेजों ने लागू किया, औद्योगिकरण अंग्रेजों ने किया, रेल अंग्रेजों ने बिछाया, शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने, पंचायती राज अंग्रेजों ने किया, संविधान निर्माण के लिए अंग्रेजों ने, सरकार बनाने में अंग्रेज, भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों ने किया था, वहां पे रेल लाइन बिछाया अंग्रेजों ने, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सारा अच्छा अच्छा काम करता है सर। तो ब्रिटेन वाले को लगता है ना कि उन लोग का हमारे ऊपर एहसान है। समझ में आया कि नहीं आ गया? एहसान है आप। आगे बढ़े। खुदीराम बोस की हत्या करके फांसी दे दी गई थी, हत्या तो नहीं की गई, क्या कर दी गई भाग। आगे बढ़े। होम रूल की स्थापना, जब मेन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। लेकिन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के अलावा पटना में मजहरुल हक, होम रूल की स्थापना पूरे भारत में 2 लोगों ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन बिहार के पटना में मजहरुल हक, मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद। 1918 में होम रूल को प्रोत्साहित करने के लिए एनी बेसेंट कहाँ आई थी? पटना। एनी बेसेंट कहाँ आई थी? पटना। 1929 में कौन आया था? सरदार पटेल। और 1918 में कौन आया? एनी बेसेंट। उससे पहले यहां से घूम के जा चुके थे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति लगाया था। 20 कट्टा खेत में 3 कट्टा नील बोना था। नील को अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। क्या कहेंगे? इंडिगो। अंग्रेज जबरदस्ती नील बोआते थे, तो महात्मा गांधी के पास इसकी सूचना राजकुमार शुक्ल ने दिया। किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने इसकी क्या दे दिया था? सूचना दे दिया। किसकी सूचना? नील। तो इसके लिए महात्मा गांधी कहे कि चल हम देखते हैं, आते हैं। तो गांधी जी कब आए? 1917। और यहां पर पहली बार क्या कर दिए? अनशन। तो महात्मा गांधी ने पहला अनशन कहां किया? चंपारण। कब किया? बुलाने का न्योता। किस चीज की खेती? कौन सी प्रणाली? 3 कटिया प्रणाली। गांधी जी के साथ कौन गया था? एएन सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। और कौन गया? राजेंद्र प्रसाद। अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। अनुग्रह नारायण सिन्हा और किसी को कोई दिक्कत? महात्मा गांधी ने लड़ भीड़ के आंदोलन खत्म करा दिया, कहा जिसको नील नहीं बोना है मत बो। इससे खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कौन सी बात दी? महात्मा की उपाधि दी। आगे बढ़ जाए ना। होम रूल आंदोलन से खुश होकर एनी बेसेंट कब आई थी? सरदार पटेल कब आए? महात्मा गांधी कब आए? 1900 याद रहेगा ना। महात्मा गांधी कब आए थे? होम रूल की स्थापना बिहार में किसने किया? पटना में मजहरुल, मुजफ्फरपुर में, भारत लेवल पर एनी बेसेंट और बिहार के पहले मुख्यमंत्री, आधुनिक बिहार के जन्मदाता सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में किसानों का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा। शाहजानंद प्रथम प्रांतीय किसान सभा 1929। कहां पर? द्वितीय किसान सभा 1934। कहां पे? तृतीय किसान सभा 1905। पहले की अध्यक्षता स्वामी साधन, दूसरे की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास, तीसरे की अखिल भारतीय किसान सभा 1936। अध्यक्षता
भारतीय बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931। अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद। ये किसानों से रिलेटेड सारी समस्याएं हैं, दिख रहा है ना। चंपारण भी किससे था? किसानों से था। तो हम लोग पहले किसान वाला तो निपटा दे, तब धीरे धीरे करेंगे लोग मिल मजदूर वगैरह। आगे बढ़े। खुदीराम बोस तो इसकी हत्या किया था। इसका क्वेश्चन कहाँ है जी? हाँ, इतिहास का कुछ क्वेश्चन लगाओ पहले, किसान वाला क्वेश्चन वहां निपटा दे। मेन हिस्ट्री के मुख्य वाला हिस्ट्री पढ़े ना? नहीं पढ़े हैं तो हम कल आधा घंटा में पहले रिवाइज मरवा देंगे, उसके बाद हम रिलेटेड किसका बता देंगे? बिहार का। कल हाँ, कल क्लास कितने लोग कहते हैं रख दिया जाए? नीचे करो, हाथ नीचे करो। कौन कह रहा था नहीं रखा जाएगा? चलिए, कल का क्लास होगा कितने बजे? 3 नहीं, 3 बजे ही ठीक है। आप खा पी के चलिए कुछ क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, ताकि आपको आइडिया तो लगे कहां से क्वेश्चन आ रहा है। रेडी हैं? तो भारत छोड़ो पढ़े भी नहीं किए जी। भारत छोड़ो आंदोलन, जयप्रकाश नारायण, 1917 चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल थे। राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश में सक्रिय किसान नेता और समाजवादी नेता थे। ये बहुत जेबी कृपलानी भी शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से नहीं थे। लेकिन राम मनोहर लोहिया कहाँ के? उत्तर। उन्होंने उसमें इसमें कोई खास योगदान ही नहीं किया। लोहिया जी पे जगदीशपुर, कुंवर सिंह, ये सब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत। मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे। आगे बढ़े। 1913 में पटना अनुशीलन समिति सचिन सान्याल, याद रहेगा ना। इन्हें क्या कर दिया गया? काला पानी की सजा दे दी गई। बिहार समाजवादी पार्टी 1901। फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। बी, बिहार वाला बी। पचासी में संथाल विद्रोह, सिद्धू कानून। ये तो इधर बार पूछा था। अच्छा, ये सब क्वेश्चन ना सब बनाता है। अगर ये सब बन रहा है ना, आप खुश मत होइए, ये सब बनाएगा। समझ में आ गया? वीर कुंवर सिंह वाला सब बनाएगा, झांसी की रानी वाला सब बना दे। इसमें आप देखिए, जो उटपटांग टाइप का ये वाला, ये सब नहीं बनाएगा। समझ में आ गया? ये सबका दर्द है।
गांधी जी चंपारण में, ये सब बनाएगा। आप भी बना देते हैं, कोई बात नहीं, सब लोग बना ले। हाँ 67वीं में पूछ दिया था। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा, राजकुमार शुक्ल, ये तो लगातार पूछ दिया। देखिए 66वीं में यही क्वेश्चन और 67वीं में यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि नहीं, अब फिर भी यही पूछेगा 68वीं में। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन, प्रथम किसान प्रांतीय किसान सभा सहजन, तृतीय किसान सभा अखिल भारतीय किसान सहजानंद सरस्वती। चंपारण सत्याग्रह, पहली बार इन्होंने सविनय का प्रयोग किया कि हम आपके द्वारा दिए गए आदेश की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा, आपके द्वारा दिए गए आज्ञा का हमसे कोई मतलब नहीं है। आप कहिएगा तो हम नील नहीं बोएंगे, नील बोने से खेत खराब हो जाता है, उसकी उपजाऊता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उससे खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। ऑप्शन नंबर, किसमें भूख हड़ताल प्रयोग किया? अहमदाबाद, अहमदाबाद में हाँ मील मजदूर। अच्छा, किस प्रस्ताव से तंग आकर महात्मा गांधी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला कैसर रॉलेट एक्ट से प्रभावित होकर उन्हें क्या कह दिया था? देखिए नाइटहुड वगैरह जो थे उसको लौटा दी। खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के लिए था। बिहार में 3 कट्टा, 20 कट्टा में 3 कट्टा, 20 कट्टा में 3, 66वीं बीपीएससी। एकरा से टफ आएगा आप लोग का सिपाही का एग्जाम। आगे बढ़े हैं। बिहार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, चित्तरंजन दास, बांकीपुर, पटना बांकीपुर हो, हाँ 12 वाला, और गया वाला 22 गांव में था। वो सीआर दास बने थे उस समय 22 वाले में। ठीक है, आप लोग सही हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन 1920 से 22 दौरान किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया? विद्यानंद। अब जब आपको असहयोग आंदोलन पढ़ा देंगे तो उसमें बता देंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था। अब फिर बिहार से कौन था? आपको खिलाफत आंदोलन क्या था? बिहार से क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन बिहार से क्या था? मतलब आपको मेन हिस्ट्री जो पढ़े ना उसका लिंक निकालते रहना है। बिहार से नेतृत्व किसने किया, बिहार से किसने किया, ये आपको देख के तो आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसा। आधुनिक बिहार का निर्माता सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए, सचिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ जाए, अब कल क्लास ले लेंगे, ठीक है? कल कितने बजे? 3 बजे। आज सुबह में भी क्लास था, इसमें था सब लोग। आप लोग चलिए निकलिए।